गया। नमस्कार दोस्तों, आ जाइए सारे लोग। कैसे हैं, क्या हालचाल है? सब लोग ठीक ठाक? तो आइए आज बात शुरू भी करते हैं, ठीक, बात को खत्म भी करते हैं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 को खत्म कर देंगे। आज 4 चैप्टर पढ़ेंगे, 12वीं से 16वीं तक। छोटे छोटे चैप्टर है, छोटी छोटी बातें समझना है। छठी बहुत दिन पढ़ लिए, आज इसे खत्म करेंगे, ठीक। कल से 7वीं शुरू होगा। तो सबको सारे लोग आ गए हैं। मानस देव, दिव्या सिंह, रविंद्र, दिनेश, कीर्तिक, नीरज पाल, दीपांशी, नितेश, सारे दोस्त मेरे आ गए हैं। तो बातें को शुरू करते हैं, पढ़ाई लिखाई चालू करते हैं। तो आ जाइए, कुछ पूछना हो याद रखिएगा। आज हम 6 क्लास एनसीईआरटी के टॉपिक को खत्म करेंगे। इसमें आज कुछ बचने वाला नहीं है। बताओ मुझे, आवाज आ रही है? ठीक, आवाज आ रही है? तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अध्याय 12 सारे लोग आ गए। तो अध्याय 12 और से लेकर के अध्याय 16 तक हम चलेंगे। 12, 13, 14, 15, 16 सब कुछ आज ही खत्म कर देंगे। आज छठी एनसीईआरटी भी देखो कितना सुंदरता से खत्म होता है, क्योंकि कल से हमें 7वीं शुरू करना है। तो आ जाओ भाई लोग। योगेश ध्यान दो। तो 12वां नंबर का चैप्टर है, कहते हैं इसे, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। विद्युत क्या होती है और सर्किट क्या होता है। तो देखो, इसके बैक में एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, यही बता देता हूं। कोई भी ये वायर है, मान लो ये तार है, ठीक, ये वायर है, ये तार है। कोई भी प्लेट हो, चाहे सपोज दैट ये प्लेट हो, कोई भी मेटल की कोई भी प्लेट हो, ठीक। सीधी सी परिभाषा, इसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें केमिस्ट्री वाले टॉपिक में हम बताएंगे परमाणु, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। भगना शुरू कर दे, ये भगना शुरू कर दे, अर्थात ये गति में आ जाएं, या यूं कहो कि ये बहाव में आ जाएं, ये बहने लगे, गति में लगे। तो जो इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बहाव की अवस्था में आते हैं, वही कहलाता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। कहा जाता है फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनों का जो बहाव होता है उसे ही विद्युत कहते हैं। यानी विद्युत और नहीं, इलेक्ट्रॉनों की गतिमान अवस्था है, बात नंबर 1, ठीक। तो ये मोटे तौर पर एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया विद्युत का। दूसरा कॉन्सेप्ट है सर्किट का। सर्किट क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो ये सेल है, अगर हम बना दें ये विद्युत सेल, सपोज दैट ये विद्युत सेल बना दें। आप लोग केमिकल सेल देखे होंगे, यहां पर एक पीतल का निकला होता है, ये चौड़ा सा होता है, ये इसका पॉजिटिव हिस्सा होता है, ये इसका निगेटिव हिस्सा होता है। इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉनों का बहाव होता है, वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। यानी इधर से बहेगी, इधर आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी। यानी अगर तार से हम क्या करें कि एक तार, अगर मान लो एक तार ले जाएं, ठीक, एक तार यहां से ले जाएं ऐसे, और ऐसे ले आके जोड़ दें, तो इस तार में विद्युत बहने लगेगी। और यही जिस तार में विद्युत बहने लगेगी, यही हो जाएगा सर्किट, यही हो जाएगा परिपथ। अर्थात बात ये निकल करके आई कि जहां इलेक्ट्रॉनों की गतिमान अवस्था विद्युत कहलाती है, वहीं इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में बहते हैं, जिन तारों से यात्रा करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की जो यात्रा होती है, जिसके माध्यम से ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसके बीच जो यात्रा, यहीं बल्ब लगा दोगे तो जल जाएगा, ठीक। जो यात्रा होती है वो क्या कहलाती है? सर्किट कहलाती है। ये रहा इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। आ गए हैं तकरीबन सारे लोग कि कौन है योगेश प्रजापति। चल ठीक है, लेट हो गया है मुझे, ठीक, तो 10 मिनट लेट से पढ़ाऊंगा, उसका टेंशन मत ले। तो आज हम पूरी छठी की एनसीईआरटी शुरू करेंगे, 7वीं अपडेट के साथ कल से आएंगे। आज शुरू करना है। तो 12वें चैप्टर में बहुत थोड़ी सी बातें हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट आपने विद्युत का समझा और जनरल कॉन्सेप्ट आपने सर्किट का समझा। कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब चैप्टर में प्रवेश करते हैं। अब चैप्टर में प्रवेश करते हैं।
तो आ जाओ भाई लोग, चैप्टर में छठी की एनसीईआरटी में एक जिक्र किया जाता है विद्युत सेल का। यहां चित्र में आप लोग देख रहे हो, ठीक। इस विद्युत सेल में यहां आप लोग देखते होगे लिखा होगा पॉजिटिव, यहां क्या लिखा है पॉजिटिव, और यहां क्या लिखा है निगेटिव। और इसके ऊपर आप लोग घर में टार्च वाली, टार्च के दौर के आप लोग हो कोई इसमें टार्च के दौर का, जो घर में गांव में लाइट अंधेरा चला जाता था तो टार्च बराबर जला जला करके घूमता था, उसमें ये सेल लगता था। ऊपर पीतल की एक टोपी लगी होती थी, ये जो दिख रहा है ये पीतल की एक टोपी लगी होती थी, और नीचे पीतल का एक चौड़ा सा बेस होता था। नीचे एक चौड़ा सा बेस होता था, ऊपर पीतल की टोपी लगी होती थी। ये चौड़ा बेस इसका निगेटिव हिस्सा है, और जो ये पीतल की टोपी है इसका पॉजिटिव हिस्सा है। अर्थात यहां से यहां तक इसमें इलेक्ट्रिक की यात्रा होगी। तो थोड़ी सी बात केमिकल सेल की पड़ती है, इससे एक आध सवाल बना जाता है, एक सवाल बना है बार बार। तो अगर छठी एनसीईआरटी में देखें तो ये जो विद्युत सेल है, समझना बात को, ठीक। इस विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ संचित रहते हैं। इसमें क्या डाला गया होता है केमिकल, और केमिकल अपने में यात्रा करते हैं। केमिकल अपने में ऐसा रिएक्शन करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से निगेटिव की ओर यात्रा करने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आएंगे, तार से जोड़ देंगे, इससे इधर आ जाएंगे, तो एक सर्किट भी बन जाता है। समझ में आगे बात। अर्थात जो रासायनिक पदार्थ केमिकल रहते हैं, इन्हीं रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो अगर एक सवाल आता है कि सेल में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, तो कौन सी ऊर्जा संचित हो गई, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक केमिकल एनर्जी। और यह तब्दील किस में होती है, तो विद्युत ऊर्जा में। अर्थात सेल एक ऐसी युक्ति है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है। यहां से एक बात बस सीखने लायक है, जानने लायक है, और ये बात है, और ये इसका जनरल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसी बात को हमने लिखा है कि अर्थात जो ये विद्युत सेल है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है। तो ये रही कहानी विद्युत सेल की, जिसे आपने जाना। सीधी सी बात, इसमें जो पीतल वाला हिस्सा होता है ये पॉजिटिव होता है, नीचे वाला चौड़ा वाला निगेटिव होता है। ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव, एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी की यात्रा किस छोर से कुछ छोर तक होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी की यात्रा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। समझ में आ गई बात, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है, और यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करने की एक युक्ति है, एक डिवाइस है, जिसे हम कहते हैं विद्युत सेल। इलेक्ट्रिसिटी का परिचय यहीं से शुरू होता है, धीरे धीरे परिचय आगे बढ़ता जाएगा। अब अगली बात, विद्युत परिपथ। तो वही बात हमने क्या कहा, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच, अर्थात पॉजिटिव तथा निगेटिव में जो विद्युत धारा बहती है, प्रवाहित होती है, इस संपूर्ण पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। सेल बना दिए, यहां पीतल वाला हिस्सा हो गया, ये चौड़ा वाला हिस्सा हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तार से जोड़ दीजिए, तो ये तार क्या हो जाएगा, यह तार ही बन जाएगा विद्युत सर्किट। जिस भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होती है उसे ही विद्युत सर्किट कह देते हैं। क्लियर हो गई बात, ये एक बात रही। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत तेजी से पढ़ेंगे। और चैप्टर 3, बस 12वें में इतनी ही बात है। एक चैप्टर देखो 2 मिनट में खत्म। तो चैप्टर 12 में छठी एनसीईआरटी में हमें सीखना था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सर्किट क्या है, और विद्युत सेल क्या है। बहुत आसान तरीके से हमने इसको आपको 5 मिनट में समझा दिया। अब चैप्टर 13 पर आ जाओ, ठीक। सब लोगों को गुड आफ्टरनून, सब लोगों को नमस्कार, ठीक। तो आओ आज खत्म करते हैं छठी एनसीईआरटी को। तो चैप्टर 13, चैप्टर 12 में हमें 3 चीजें सीखनी थी, इलेक्ट्रिक क्या है, सर्किट क्या है, विद्युत सेल क्या है। एक बात याद, 2 बातें याद रखना, इलेक्ट्रिक विद्युत सेल और कुछ नहीं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करने की एक डिवाइस है, और यात्रा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। ये 2 सवाल बने हैं यूपीएससी में। अब आ जाओ, हमें मैग्नेट, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अब भाई छठी की एनसीईआरटी बच्चों की किताब है,
बड़ों की किताब रखती तो तब न लिखा रहता मैग्नेट, सिर्फ चुंबक। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अब कहोगे इस चैप्टर का नाम चुंबकों द्वारा मनोरंजन क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमारा बचपन जो पहली बार चुंबक से जब टकराता है, तो हम बचपन में हर जगह कभी न कभी चुंबक से खेले होते हैं। हम लोगों के लिए बचपन में चुंबक ही बड़ी चीज हुआ करता था। लगता था कि ये चुंबक कम, कोई रॉकेट ज्यादा है। आश्चर्य हो करके एक दूसरे चीजों से ले जा करके चिपकाते रहते थे। ठीक, तो हर बच्चे का जो चुंबक से परिचय हुआ होता हो, पढ़ने के लिए नहीं, खेलने के लिए हुआ होता है। तुम लोगों का भी परिचय होगा, बचपन से चुंबक से खेले हो कि नहीं खेले हो? सो गए क्या सब लोग? ठीक, आलोक शेरवानी, ठीक, योगेश प्रजापति, अभिषेक पांडे, पारुल, रकुल, कीर्ति, खेले हो तुम लोग चुंबक से? बताओ हमको कौन कौन चुंबक से खेला है? ठीक, हाँ सब लोग खेले हो। तो चलो, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। बच्चों का जो चुंबक से परिचय होता है मनोरंजन से होता है। अब हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा। कौन बताएगा? देखो हुआ क्या, कभी कभी कुछ चीजों की खोज ऐसे ही हो जाती है। कहते ना कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना, ये मुहावरा सुने हो? बटेर एक पक्षी होता है जिसका बहुत लोग शिकार कर रहे थे। तो बड़े बड़े निशानची बैठे हुए थे, तीर मार रहे थे, किसी का लग ही नहीं रहा था। एक अंधा आया, एक ईंट उठाया, ऐसे मारा, इत्तेफाक से लग गया, बटेर गिर गया। लोगों ने कहा तो बहुत बड़ा निशानची है, बहुत बड़ा निशानची है। तो वहीं से एक मुहावरा शुरू हो गया, अंधे के हाथ बटेर लग जाना। मतलब अंधे ने बटेर का शिकार कर लिया, बड़े बड़े निशानची बैठे रह गए। तो कभी कभी इत्तेफाक से कुछ चीजें हो जाती हैं। तो जो मैग्नेट नाम है, इत्तेफाक से है क्या? एक मैग्नस नाम का गडेरिया रहता था यूनान में। समझना बात को, यूनान में एक रहता था मैग्नस नाम का गडेरिया। तो गडेरिया था तो भेड़ बकरियां चराने जाता था। तो उसने क्या किया था, जो लकड़ी का डंडा लिया था, जैसे मान लो ये लकड़ी का डंडा गडेरिया सब लेके जाते हैं ना, या कोई भी भेड़ बकरी गाय भैंस चराता है, जो गांव के लोग होंगे वो गाय भैंस चराए भी होंगे, हम भी चराए हैं, ठीक ना। तो वो करता क्या है कि वो डंडा लेके जाता अपने पशुओं को हाँकने के लिए। तो उस गडेरिया ने क्या किया था, उस डंडे के निचले छोर पर, जैसे मान लो ये डंडा है, उस डंडे के यहाँ निचले छोर पर, यहाँ उसने एक लोहे से उस डंडे को कवर कर लिया था, ताकि वो उसका डंडा क्या रहे, सुरक्षित रहे। आप लोग देखते होंगे लाठियों में, गांव के लोहे में, यहाँ लाठियों के नीचे लोहे की कील लोहा का ठोक दिया जाता है, ताकि इस लाठी की उम्र बनी रहे डंडा। तो अपना उस डंडे से चराने जाता था, टेक टेक करके। एक दिन दूसरे पहाड़ की ऊंचाई पर उसकी भेड़ भग गई। भेड़ को पकड़ खोजते खोजते, भेड़ों को खोजते खोजते वो ऊपर गया, और जो ऊपर गया, ज्यों डंडा रखा चिपक जाए, ज्यों डंडा रखा चिपक जाए, ज्यों डंडा रखा चिपक जाए। अब उसके लिए खेल बन गया, खेलते रहा। आकर के बताया कि ऐसी जादुई पहाड़ है जो खींचता है अपनी ओर। तो ढेर सारे लोग, कोई लोहा ले, ढेर सारे लोग लकड़ी इत्यादि ले गए, नहीं खींचा। लोगों ने कहा झूठ बोलता है। तो उसने लोहा दिखाया, तो लोग लोहा लेकर के आए। यानी धोखे ही से सही इस चुंबक की खोज मैग्नस नाम के गडेरिये ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मैग्नेट पड़ गया। ठीक, गडेरिया धोखे धोखे में अमर हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ठीक, मैग्नेट पड़ गया। अब अगर हम पदार्थों को बांटते हैं दो भाग में, तो वे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं चुंबकीय पदार्थ, और दूसरे को कहते हैं नॉन मैग्नेट या अचुंबकीय पदार्थ। हम यहां चुंबक नहीं बांट रहे हैं, पदार्थों को बांट रहे हैं। देख रहे हैं कि कौन सा पदार्थ चुंबक के प्रति क्या क्रिया करता है। अब ये बताओ, चुंबक के प्रति किसी भी पदार्थ की दो ही क्रिया होती है, या तो चुंबक से खींच जाए, यानी चुंबक उस पदार्थ को आकर्षित कर ले, या उस पदार्थ पर कोई असर ना पड़े। समझ में आ गई बात ना? किसी से मिलने आप गए, या तो सामने वाला आपको आकर्षित कर ले, प्रभावित कर ले, खींच ले अपनी ओर, या कुछ नहीं, ऐसे मिल करके चले आए, बहुत नकारा आदमी था। बात मेरी समझ रहे हो ना? तो अगर आप खींच गए, अगर आप आकर्षित हो गए, तो आप क्या कहलाएंगे, चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। आप भी चुंबकीय पदार्थ हो गए। नहीं खींचे, नहीं आकर्षित हुए, तो आप नॉन मैग्नेट हो जाएंगे। अर्थात यहां जो चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ का विभाजन, ये चुंबक का नहीं, उन पदार्थों का विभाजन है जो चुंबक के प्रति आकर्षण दिखाते हैं। तो कहा गया है कि चुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट। इन्हें चुंबक क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। अगर इन्हें चुंबक अपनी ओर खींच लेता है तो चुंबकीय हो गए थोड़ा। और जिन्हें नहीं खींचेगा वो क्या कहलाएंगे। मान लो कोई तुम्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया, तो तुम क्या हो जाएंगे,
नॉन मैग्नेट हो जाओगे, अचुंबकी हो जाओगे। तो जैसे मिट्टी बेचारी ऐसे चुपचाप पड़ी रहती है, चुंबक आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी मिट्टी हुआ, रबड़ हुआ, लकड़ी हुआ, ठीक, ये सारी चीजें क्या होती हैं, चुंबक से आकर्षित नहीं होती हैं, इसलिए इन पदार्थों को क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेट पदार्थ। अर्थात हम पदार्थों को दो भागों में बांट देते हैं, मैग्नेट और नॉन मैग्नेट। क्लियर हो गई? कोई समस्या बताओ तुम लोग? ठीक, गोट होता है, बकरी होता है, चल चल, ठीक। तो ये रहा चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो हम लोग बच्चों में कैसे मनोरंजन करते थे, चुंबक पा लेते थे, सटाते थे, सट जाता था, जो सट गया चुंबकीय पदार्थ हो गया। जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, मिट्टी नहीं सटी तो अचुंबकीय पदार्थ हो गई। तो यह रहा उन चुंबक के प्रति व्यवहार के आधार पर पदार्थों का विभाजन। अब अगली बात, ठीक, अब ये कपास नहीं, ये कैंपास है। मैं कह रहा हूं कैंपास कहां से आ गया, अरे गलत है, कैंपास, देखो ये गलत है, इस पर ध्यान नहीं देना है, गलत टाइप हो गया है। एक मशीन होती है कैंपास, ऐसे लकड़ी की मशीन होती है। चुंबक का प्रारंभिक जो उपयोग किया गया इसी कैंपास में किया गया। इसमें क्या किया जाता, आप कहोगे कि चुंबक का प्रारंभिक उपयोग क्या होगा, तो देखो होता क्या था, इधर आते हैं। चुंबक तो मिल गया, यूनान में खोज हो गई, लेकिन इसका उपयोग किया चीनियों ने। अब कहोगे क्या उपयोग किया चीनियों ने, और चीनियों द्वारा इसके उपयोग करने से प्राचीन इतिहास के समुद्री व्यापार में बड़ी तेज उन्नति आ गई। अब सोचो, यानी जो मैग्नस गलेरिये ने खोज की थी उसका पहला इफेक्ट किस पर पड़ा। आज बहुत सारे चुंबक बना लेते हैं, आज का इफेक्ट है, लेकिन पहला इफेक्ट ये पड़ा, व्यापार करना आसान हो गया। कहोगे कैसे व्यापार करना आसान हुआ? हुआ क्या कि जैसे मान लो समुद्र में गए, आप यहां हो, कहीं जा रहे हो, सपोज दैट दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, तो आप सड़क के रास्ते चले जाओगे बाई कार, ठीक, रास्ते पूछते देखते चले जाओगे, माइलस्टोन है चले जाओगे। लेकिन समुद्र में आज जीपीएस सिस्टम को छोड़ दो, आज के 200 साल 300 साल पहले ही, ये तो बात तो बहुत पुरानी है, समुद्र में जब व्यापार होता था तो तट से अपनी नाव लेके चले तो तट तो दिख रहा है, अच्छा दक्षिण दिशा से चले हैं, पूरब दिशा से चले हैं, याद है। लेकिन जब 1000 किलोमीटर अंदर चले जाओगे तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है, इससे दिशा का भ्रम हो जाता था, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। अब दिशा का भ्रम हो जाता था, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चल ही नहीं पाता था। ऐसे में जो समुद्री जहाज होते थे वे भटक जाते थे और दुर्घटना के शिकार हो जाते थे। इसलिए जो समुद्री व्यापार था प्राचीन काल में बड़ा रिस्की व्यापार था, क्योंकि दिशा का भ्रम हो जाता था। इस दिशा के भ्रम को दूर करने में इस चुंबक ने बहुत बड़ा रोल निभाया। कैसे चुंबक ने रोल निभाया? अब जब चुंबक ने रोल निभाया तो उससे फायदा क्या हुआ, उस चुंबक का प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाने लगा। तो खोजा यूनानियों ने, लेकिन दिशा ज्ञात किया चीनियों ने। कैसे किया तुम्हें बताता हूं। इन्होंने क्या किया, चुंबक का एक कैरेक्टर है, ये डोरी है एक, ठीक, और उसमें एक चुंबक ले लो, ठीक, ऐसे चुंबक ले लो और लटका दो, स्वतंत्र रूप से इसको लटका दो, ऐसे हिला के छोड़ दो। समझ में आ गई बात? इस डोरी को ऐसे हिला के छोड़ दो, ये मैग्नेट है, इसको हिला के छोड़ दो। जब भी ये स्थिर होगा तो इसका एक सिरा उत्तर में स्थिर होगा, एक सिरा दक्षिण में स्थिर होगा। यह चुंबक की विशेषता होती है, हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही स्थिर होता है। समझ में आ गई बात? अब इसका प्रयोग, इसी गुण का प्रयोग कर लिया चीनियों ने। चीनियों ने क्या किया, एक लकड़ी का डिब्बा बनाया जिसका नाम रखा कैंपास, ठीक, नाम रखा कैंपास। लकड़ी के डिब्बे का नाम क्या रखा, कैंपास। और कैंपास में दिशा कर दी। उन्होंने क्या कर दिया, इसको मान लो यहां लकड़ी है तो इसको कह दिया वेस्ट, ईस्ट, इसको कह दिया वेस्ट। देखो आज के दौर में यह बात कितनी छोटी लगती है, लेकिन उस दौर में यह बात बड़ी थी। तो उस डिब्बे में रख, एक को लिख दिया ईस्ट, एक को वेस्ट, धरातल पर है तो दिशा देख करके ईस्ट वेस्ट लिख दिया, और उसके बाद उसमें फ्री कील गाड़ के ऐसे चुंबक लगा दिया, मान लो चुंबक लगा दिया। अब जहां जहां जाएंगे ये चुंबक गति करेगा,
और गति करके किधर जाएगा? मान लो कहीं पहुंचे तो चुंबक ऐसे हो गया, यानी ये नॉर्थ है ये साउथ है। चुंबक ऐसे हो गया, यानी ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो चुंबक किस, अब नॉर्थ और साउथ चुंबक बता दे रहा है, ईस्ट वेस्ट लिखे ही हुए हैं। इससे क्या होता था, दिशा ज्ञात करने लगे चीनी नाविक, और चीन का व्यापार वाणिज्य में बहुत तेजी से रोल बढ़ा। इसी को कहा जाता है कैंपास। तो सवाल पूछता है कैंपास की खोज किसने की थी? तो चीनियों ने की थी। उपयोग क्या हुआ? नाविकों द्वारा, ठीक, दिशा ज्ञान करने में उपयोग हुआ, और समुद्री व्यापार वाणिज्य को इससे बहुत बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई। ठीक, तो ये रहा इसका इस्तेमाल। अब इसमें एक टॉपिक है चेतावनी, और बड़ा मजेदार है, देखना क्यों पढ़ना चाहिए छठी एनसीईआरटी, और क्यों हम इंपॉर्टेंट पढ़ा के आज खत्म करेंगे। काफी पढ़ लिए। अब यही 2 सवाल यूपीएससी में बना है। ठीक, ये यूपीएससी में सवाल बना है। जैसे चेतावनी, छठी के एनसीईआरटी में चेतावनी में 2 बिंदु रखा गया बच्चों के लिए, और यही चेतावनी हमारे लिए चुंबक का कैरेक्टर बन जाती है। क्या? चुंबक गर्म करने से नष्ट हो जाता है। तो यूपीएससी में सवाल था कि ताप का चुंबक के चुंबकीय गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और 4 विकल्प थे। पहले घटता है, दूसरा, पहला विकल्प था घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा है अपरिवर्तित हो जाता है, चौथा है नष्ट हो जाता है। यह सवाल है यूपीएससी का। तो यानी क्या होता है? डी सही होगा कि गर्म करने पर यह चुंबक क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और दूसरी चीज, ऊंचाई से गिराने पर भी टूट जाता है और नष्ट हो जाता है। तो गर्म करने पर चुंबकीय प्रभाव नष्ट हो जाता है, ऊंचाई से गिराने पर नष्ट हो जाता है, हथौड़े से टोट टोट करके बहुत छोटा कर दोगे तो भी इसका चुंबकीय प्रभाव नष्ट हो जाता है। यह रहा वो कहानी जो चुंबकों द्वारा मनोरंजन कैसे करती है, इस पर लिखी गई है। क्लियर हो गया बात लोग? ठीक, ठीक ना? तो ऐसे ही सवाल बनता है। अब यहां लिखा गया है चुंबक गर्म करने पर नष्ट हो जाता, तो इससे सवाल बन गया। क्लियर हो गई बात? तो यह कहानी रही आपकी चुंबक की। तो चुंबक भी खत्म, चुंबक की कहानी भी खत्म। अब आ जाओ जल, पानी, ठीक, वाटर। इसमें 1-2 चीज आपको समझाते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? तो जितनी बातें छठी एनसीईआरटी में लिखी गई थी इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट में, वो हमने बताया। चुंबक में जितनी बातें लिखी गई थी याद हुआ? ये बताओ। भूलोगा तो नहीं तू लोग? बताओ भाई। ना भाई, नहीं बनता है, छोटा छोटा हो जाएगा तो नहीं बनेगा। ठीक, अच्छा पूनम कॉलेज जा रही है, चल तू कॉलेज जाते जाते देख लेना बाद में। चलो कोई नहीं पूनम, कॉलेज जाओ, देख लेना बाद में। ठीक, हाँ देख लो, पीडीएफ डल गया, अभी अभी पड़ा है। तो आगे बढ़ जाएं। अब कहानी पढ़ते हैं जल की, दुनिया का सबसे यूनिक चीज। अच्छा तुम लोगों को आजकल पेट्रोल बड़ा महंगा हो, पेट्रोल और पानी में चुनना है तो क्या चुन? मान लो कोई कहे या तो तुम पानी लोगे या तो पेट्रोल लोगे, तो क्या लोगे? बताओ तुम लोग। ठीक, कौन है? नारायण मिश्रा। अच्छा नारायण मिश्रा कह रहे हैं कि आप इस क्लास के बारे में डिटेल बता दें सर, क्लास कब चलती है, इसका क्या शेड्यूल है? यह क्लास रोज 12:30 से 2 बजे तक चलती है। ठीक, और एनसीईआरटी की क्लास, एनसीईआरटी अपडेट करके पढ़ाते हैं। इकोनॉमी हो चुका है, साइंस चल रहा है, इसके बाद पॉलिटी होगी, सोशियोलॉजी होगी, सब एनसीईआरटी होगी। समझ में आ गई बात? नारायण जी समझ गए? और आज छठी खत्म होगा, कल से 7वीं शुरू होगी। तो चल भाई आ जाओ, वाटर कहानी। पानी लोगे ना तुम लोग? चलो सब होशियार हो गए हैं। क्यों क्यों पानी लोगे? तो देखो, पानी इसलिए लोगे कि पानी, अरे भाई पेट्रोल से गाड़ी कब चलाओगे? अब जिंदा रहोगे, पेट्रोल पी नहीं सकते हो, पानी पी सकते हो। ठीक, पानी इसलिए क्या कहा जाता है? जल ही है तो जीवन है, बिना जल के, बिना वायु के जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। इसीलिए छठी के एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें कहानी पानी की है, और जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें कहानी
वायु की है। तो अभी पढ़ाएंगे जल और उसके बाद पढ़ाएंगे वायु। ठीक, तो बड़ा यूनिक सा द्रव है, क्योंकि इसी के माध्यम में हमारे शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक, दुनिया का सबसे बेहतर पदार्थ है जो अपने में ढेर सारी चीजों को घोल लेता है, और हमारे शरीर के भीतर का जितना भी क्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होता है, डाइजेशन में समझाते थे सब पच जाएगा, अभी आगे भी समझाएंगे, पानी अवशोषित करके सेल तक पहुंचा देता है। तो आओ इस पानी का थोड़ा वितरण समझते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो चलो, जल है तो जीवन। अच्छा, शिवांगी को दोनों चाहिए, बड़ी होशियार है शिवांगी, इसको दोनों चाहिए। ठीक, चल, तो पानी अगर पूरे पृथ्वी के बाद देखा जाए तो पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है, लेकिन यह जो बड़ा हिस्सा है यह महासागरों में है, और महासागरों के जल में साल्ट घुला रहता है। इस साल्ट के कारण यह पानी पीने के योग्य नहीं होता है। तो पीने के योग्य कौन पानी होता है? तो जो पानी पीने के योग्य होता है उसे हम कहते हैं मीठा जल। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? मीठा जल। समझ में आ गई बात? अब देखो एक कहानी बताते हैं। यानी पानी का बड़ा सा हिस्सा जो समुद्र में है, साल्ट घुला है। ठीक, नो ड्रिंकिंग, ना पी सकते हैं। और जो नदियों में है, जो झरनों में है, तालाब में है, और जो ग्लेशियर में है, हमारे ग्लेशियर में है, इन्हीं में पीने जो मीठा जल है वह इन्हीं में है। ठीक, इसी को हमें पीना है, इसलिए बचा बचा के खर्च करना है। अब वर्तमान दौर पानी के संकट का दौर है। इसलिए संकट का दौर है कि जिस पानी को प्रकृति ने मुफ्त में दिया था उसी पानी को अब डिब्बा बंद बॉटल में बिक रहा है। पीने का पानी सबको उपलब्ध हो, यह हमारी आबादी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि इस पीने के पानी को स्वच्छ करें। समुद्री जल को कैसे हम साल्टी वाटर को कैसे हम मीठा पानी में तब्दील कर लें, यानी लवणीय जल को हम पीने के पानी में सबसे बेहतर तब्दील कर लें। अब एक अपडेट कर देता हूं, इस जो समुद्र के पानी को मीठे पानी में तब्दील करने की जो सबसे बेहतर तकनीकी है वह इजराइल के पास है। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास मीठे पानी का भंडार ही नहीं है, कुआं एक भी नहीं है, नदियां नहीं हैं। ठीक, समुद्र के किनारे है, रेत पर बसा हुआ है। तो जब उनके पास पीने का पानी नहीं था तो इजराइल वालों ने क्या किया? देखना, इजराइल वालों ने क्या किया कि समुद्र है, इससे पानी लिया, ये हो गया हमारा समुद्र, इसमें मछली इत्यादि है, और यह इजराइल, इससे पानी लिया, ट्रीटमेंट प्लांट में इस पानी को गुजारा, और पानी को क्या किया? फिल्टर किया। पानी को क्या किया? फिल्टर किया, और पानी मिल गया। और इसी पानी से उन्होंने सिंचाई की। तो चूंकि बेचारा यहां से पानी फिल्टर करके ला रहा है, तो सिंचाई करेगा तो ऐसे हम लोगों की तरह तो नहीं ला देगा। तो सिंचाई के लिए इन्होंने ड्रिप इरिगेशन लाया। सिंचाई के लिए इन्होंने तकनीकी क्या कर दी? ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, और पीने के पानी की व्यवस्था की। भारत ने क्या किया है? इजराइल से समझौता किया है, और भारत ने इजराइल से तकनीकी मांगी है, क्योंकि भारत का जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया, जैसे गुजरात का कच्छ क्षेत्र, वहां पीने के पानी की बड़ी समस्या है। एक कवि ने कविता भी लिखी है कि चारों तरफ एक नाविक अपनी यात्रा कर रहा है, और नाविक अपनी व्यथा बताता है कि चारों तरफ पानी पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद जल ही नहीं है। वो समुद्र के बीच कहीं फंस गया, उलझ गया है, कहानी है। तो वैसे ही इजराइल था, चारों तरफ समुद्र, पीने का पानी नहीं है। तो उसने इस समुद्र के पानी को फिल्टर कर लिया, और इसे सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन लाया, और ऐसे प्लांट बनाया जिससे इसको ड्रिंकिंग वाटर में तब्दील किया जाए। तो भारत सरकार ने इजराइल से, जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो समझौता करके आए। वर्तमान में इजराइल की सहयोग से भारत ने कच्छ के रन में, याद रखना भूलना मत, कच्छ के रन में, कच्छ का
रन। कच्छ के रन में जो गुजरात है वहां कई ऐसे प्लांट लगा रहे हैं जिससे वहां पानी का फिल्टर किया जा रहा है, और लोग वहां के रहने वाले घुमंतु समुदाय के लोग, आदिवासी लोग, बीएसएफ के लोग रहते हैं, उनकी पानी की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। समझ में आ गई बात। और ड्रिप इरिगेशन पर भी भारत की जो एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015 में लाई गई थी उसमें किस सिंचाई को प्रोत्साहन देना है, तो इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इस ड्रिप इरिगेशन को ही प्रोत्साहन देना है। और इस ड्रिप इरिगेशन की भी तकनीकी भारत को इजराइल दे रहा है। ठीक, तो रही कहानी की बात, इजराइल की बात एक आ गई। पुनः हम यात्रा करते हैं, ठीक, कि साल्ट घुले रहते हैं। अब देखो, साल्ट घुले रहते हैं, पी तो नहीं सकते हो, खेतों की सिंचाई क्यों नहीं कर सकते हो? समुद्री पानी से हम कहें मैं भी पानी पी लेता हूं, रुको, अब समझना, समुद्री पानी से सिंचाई क्यों नहीं करते हैं? उसका दो कारण करते हैं। साल्ट घुले होते हैं, ये हमारा खेत है, इसमें पानी ला देंगे। मिट्टियों में छोटे छोटे, मिट्टी में क्या होते हैं, छोटे छोटे ये पोर होते हैं, और इस पोर के माध्यम से मिट्टी में एयर प्रवेश करती है। समझना, एयर प्रवेश कर रही है, और इसी यानी भीतर क्या है, वायु है मिट्टी के, और इस वायु को पौधे अपनी जड़ों द्वारा, ये मान लो पौधा हो गया, तो पौधे अपनी जड़ों द्वारा इस वायु को ग्रहण करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। एक तो मान लो साल्ट क्या होगा, इन पोरों में बैठ जाएगा। अब अगर हम साल्ट ले लें तो साल्ट क्या होगा, इन पोरों में बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो मिट्टी के भीतर क्या होगी, वायु रहेगी, नहीं रहेगी। और जब मिट्टी के भीतर वायु नहीं रहेगी तो मिट्टी के भीतर ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी के भीतर केचुआ होता है, और ये जो बैक्टीरिया और केचुआ लोग होते हैं, या मिट्टी में जो सड़े गले जो पत्तियां टूट करके गिरती हैं, इन्हें सड़ाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, और ह्यूमस ही इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, उपजाऊ बनाता है। अब समझना बात को, इस बात को जरा एक बार समझना। अगर मान लो नमक वाला पानी, यूपीएससी में सवाल है ये, नमक वाला पानी खेत में डाल दिए, और जब नमक वाला पानी खेत में डाल दिए, नमक पोर में बैठ जाएगा, ऑक्सीजन आनी बंद हो जाएगी, वायु आनी बंद हो जाएगी, तो बैक्टीरिया बेचारा सांस नहीं ले पाएगा, केचुआ सांस नहीं ले पाएगा, बैक्टीरिया केचुआ मर जाएगा, मिट्टी में ह्यूमस बनना कम हो जाएगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, मिट्टी तुरंत बंजर हो जाएगी। इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। दूसरी बात एक और है कि जैसे मान लो मिट्टी में ये पौधा है, ठीक, यह है मिट्टी, यह खेत में है पौधा। अब याद करो, जड़ें होती हैं, जड़ें वाटर का, पिछली क्लास याद करो, जड़ें वाटर का अवशोषण करती हैं, जाइलम से लेकर के कहाँ जाती हैं, पत्तियों तक जाती हैं, और इसी वाटर मिनरल से फोटोसिंथेसिस होता है, समझा चुके हैं, यहाँ नहीं समझाएंगे, अब आगे समझाएंगे। अगर इस जल, मान लो इस पानी में नमक की बूंदे हो, तो जो ये जड़ें अवशोषित कर देंगी, नमक इनको क्या कर देगा, नमक इनको ब्लॉक कर देगा, नमक इनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, नमक इनको ब्लॉक कर देगा। और जब नमक ब्लॉक कर देगा, यानी एक बार तो पानी गया, दूसरी बार, दूसरे दिन ये पानी नहीं ले पाएंगे, पौधा सूख जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यह कभी सवाल बन सकता है कि समुद्री पानी का उपयोग हम सिंचाई में क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका दो आधार, एक मिट्टी के पोर बंद होंगे, केचुआ बैक्टीरिया मरेगा, ह्यूमस नहीं बनेगा, मिट्टी बंजर हो जाएगी। दूसरा, जड़ों द्वारा जब वाटर का अवशोषण होगा तो वाटर के अवशोषण से ये पानी गया, पानी ठीक हो जा रहा, नमक साथ है तो नमक जमा हो जाएगा इस पाइप में, नमक जमा हो जाएगा, दूसरे दिन ये पानी नहीं ले पाएगा, पौधा सूख जाएगा। समझ में आ गई बात। यही कारण है पीने के पानी में तो इस्तेमाल करते ही नहीं है, साथ साथ हम सिंचाई में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह कहानी रही पानी की। अब थोड़ी सी बात करते हैं, ये पानी आता कहां से है, जाता कहां से है? तो एक साइकिल है जिसे हम कहते हैं, एक चीज मैं बताता हूं आपको, मैं एक चीज बताता हूं, वाटर साइकिल, जल चक्र। पानी की कहानी में एक चीज बना के दिखाता हूं। गुड आफ्टरनून। अब देखो, एक साइकिल बनाता हूं, वाटर साइकिल।
यहां चित्र में बना है, मैं इसे बनाता हूं। देखो, सपोज ले ये धरातल है, ठीक, लैंड है, ये धरातल है, ठीक, समझ गए। और इस पर पौधा उगा है, ये पौधा उगा है, ये पौधा है, ठीक, जमीन पर ये पौधा उगा है। दूसरा चीज है, मान लो ये कोई तालाब है, तालाब है, या कोई नदी है, या कोई नदी है, समझ गए। पौधा क्या करेगा, यह पौधा कर रहा है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, इस बात को समझना, पौधा क्या कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन। दूसरी तरफ इस तालाब और नदी से पानी उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है, यहां भी पानी वाष्प बन के उड़ रहा है। वाष्पोत्सर्जन में भी पानी क्या होता है, वाष्प बन के निकलता है। यानी चाहे पौधे से निकला, पौधे की पत्तियों से जलवाष्प बन के निकलता है, वाष्पोत्सर्जन समझाए थे ना। पौधे की पत्तियों से, जड़ों से, याद रखना उसी बात को, बार बार नहीं बताएंगे। जड़ों से पानी पौधा लेता है, सारा उपयोग नहीं कर पाता है, बच जाता है, जो बच जाता है पौधों से उड़ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो यहां से वाष्पोत्सर्जन से भी जलवाष्प निकल रहे हैं, यहां वाष्पन से भी जलवाष्प निकल रहे हैं, यानी यहां ढेर सारे क्या इकट्ठा हो गए, जलवाष्प, जल वाष्प, वाटर वेपर इकट्ठा हो गए, ठीक। अब यह जो जलवाष्प है या हवा के साथ उड़ेंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, हाइट क्या हो गई, बढ़ गई। और जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रत्येक 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। तो ये जलवाष्प पहुंच गए यहां तापमान कम हो गया, तो इनका संघनन शुरू हो गया, कंडेंसेशन शुरू हो गया, संघनन शुरू हो गया, समझना, संघनन, कंडेंसेशन शुरू हो गया। और यह बेचारे अब छोटी छोटी वर्षा की बूंदों, छोटे छोटे पानी के बूंदों में यही जलवाष्प ठंडा होकर के बदल गए पानी की बूंद। और जब यह ठंडा होकर के बदल गए तो वर्षा हो गई, क्या हो गया, रेनफॉल, वर्षा हो गई, ठीक। और जब वर्षा हो गई तो यही पानी, यहां मान लो समुद्र भी है, यह सी भी है, तो यही पानी समुद्र में भी जाएगा, यही पानी नदियों में भी जाएगा, यही पानी तालाब में भी जाएगा, और यही पानी मिट्टी में जाएगा, रिस रिस करके कहां हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। यह कहां पहुंच जाएगा, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएगा। और जब यह ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएगा, पुनः तापमान बढ़ेगा, धूप होगा, समझ में आ गई बात। तो पुनः एक तरफ यह पौधा शोषण करके वाष्पोत्सर्जन करेगा, जलवाष्प बनाएगा, ठीक। तो दूसरी तरफ यह जलवाष्प बना रहा है, दूसरी तरफ फिर यहां से भी जलवाष्प बनेगा, यहां से भी जलवाष्प बनेगा, ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इसे ही हम कहते हैं जल चक्र, ठीक। इसे ही हम क्या कहते हैं, जल चक्र, वाटर साइकिल। क्लियर हो गई बात। अब इसी जल चक्र में एक बात समझ रहे हैं, 2 चीज आपको अपडेट करना है मुझे यहां पर समझना। तो ग्लेशियर कैसे बनते हैं, ग्लेशियर कैसे बन जाते हैं भाई। तो ग्लेशियर की भी कहानी यही है, देखो कैसे मिटाऊं, ग्लेशियर कैसे बनते हैं इसकी कहानी देखो। यहां वाटर में 2 चीज करंट अपडेट भी बताऊंगा। देखो ये बड़ा सा हिस्सा क्या है, समुद्र है, ठीक। थोड़ा बढ़िया वाला समुद्र बना दे दो। मान लो ये बड़ा सा हिस्सा समुद्र है,
ठीक, यह समुद्र है, यह पूरा पृथ्वी है, बोर्ड तुम्हारा पूरा पृथ्वी है, यह समुद्र है, बड़ा है। तो इसका क्या हो रहा है? वाष्पन हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, और वाष्प बन के जलवाष्प ऊपर जा रहा है। यह वाष्प गया, जैसे मान लो वाष्पन हुआ और यह पहुंच गया इसका वाटर वेपर, वेपर, ठीक, यह वाष्प हो गया। अब यह वाष्प उड़ करके तो चारों तरफ जा रहा है, लेकिन यह वाष्प पोल की तरफ चला गया तो समुद्र के उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है, ज्यादा ऊंचाई पर चला गया तो पोल पर यह वाष्प ऊंचाई पर चला जाएगा, तो यहां जलवाष्प है। लेकिन यहां क्या होता है कि बहुत तेजी से, अब कहोगे ग्लेशियर में पानी ज्यादा क्यों होता है, बताता हूं। बहुत तेजी से जब तापमान बहुत कम है और यहां पर इस तापमान में जब संघनन शुरू होगा तो यह तेजी से क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। यानी इन ऊंचाई पर यह वर्षा की बूंदों की जगह बर्फ की बूंदें बन जाता है और गिर जाता है, और यही हमारे ग्लेशियर का निर्माण कर देता है। समझ में आ गई बात? यानी बर्फ की परत का निर्माण कर देता है। चूंकि समुद्र बड़ा है, समुद्र से वाष्पन ज्यादा होता है, समुद्रों के उत्तरी और दक्षिणी तट पर ग्लेशियर स्थित हैं, तो इसीलिए ग्लेशियर पानी के बहुत बड़े स्रोत हैं। अब ये पिघलते रहेगा, पानी हमारी नदियों में आते रहेगा। समझ में आ गई बात? अब हमारा जो देश का जो बड़ा पानी मिलता है, ठीक, एग्जाम रस दीवाना कौन? शिव भैया एक साथ घोल बना के पीते हैं, चल भाई चल पी ले रहे थे, ठीक। अब अभी एक रिपोर्ट आई कि जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है वह छोटा हो रहा है, समझना। और गंगोत्री ग्लेशियर को कहा जाता है भारत की जीवन रेखा, वहीं से तय होती है। क्यों तय होती है? गंगा मैया वहीं से निकलती हैं। हिंदुस्तान की कल्पना बिना गंगा मैया के नहीं की जा सकती है। पूरा उत्तर भारत गंगा घाटी का ही तो है। क्या हिंदुस्तान माइनस गंगा मैया को निकाल दो तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, ठीक। तो जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है पिघल रहा है, एक रिपोर्ट अभी बताता हूं, ठीक। इसरो की एक टीम भी गई थी, ढेर सारा काम हुआ है, तो देखा गया है इधर हाल की रिपोर्ट में। और अगर गंगोत्री ग्लेशियर पिघल रहा है तो आप कहोगे इसे मैं पानी में क्यों समझा रहा हूं, जल वाले टॉपिक में। भाई जो उत्तर भारत की जीवन रेखा है यह गंगा नदी है। तो अगर मिटाते हैं इसको, मान लो आप लोग, आज मैं चैप्टर खत्म करके क्लास छोड़ूंगा, ठीक, समझ गए आप लोग। जब मान लो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, यह गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, यह पूरा का पूरा क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। बर्फ जमी है, यहां से गंगा मैया निकल रही है, उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल होते हुए चली जा रही है बंगाल की खाड़ी में। यह गंगा मैया है, गंगा। अब हुआ क्या? यह पिघल रहा है, यह गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? पिघल रहा है। जब पिघलेगा तो तेजी से पानी निकलेगा, तो इस गंगा में क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगी और सारे क्षेत्र डूब जाएंगे। दूसरी चीज, पहले बाढ़ आएगी, बाद में पानी ही नहीं रहेगा, क्योंकि ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघलेगा। जितनी तेज बन रहा है उससे ज्यादा पिघलेगा, तो एक समय आएगा कि गंगा सूख जाएगी। यह एक बड़ी समस्या है जो भविष्य में आ सकती है, इसकी शुरुआत हो गई है। तो इसरो के लोगों को बुलाया गया, भूगर्भ शास्त्र के लोगों को बुलाया गया, वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम गई कि कहे कि होता क्या है भैया, ये आखिर गंगोत्री ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है। तो जो रिपोर्ट आई वो ये हुआ कि अब गाड़ी चलाते हो, गाड़ियों से धुआं निकलता है। गाड़ियों का जो साइलेंसर होता है ना, कभी उंगली डालकर उसको खरोचना, और निकालोगे तो तुम्हारे हाथ पर काले काले छोटे 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 से कड़ लगे होते हैं। उन्हें ब्लैक सूट बोलते हैं या कालिक बोलते हैं। ऐसे मुंह पर पोत लोग कहते हैं ना, कालिक पुत गई, ठीक। देखो आप लोग, कहीं भी गाड़ी चल रही है उस पर इसे कागज लगा दो, जहां धुआं निकल रहा कागज लगा दो, कागज पर काला रंग का एक परत जम जाएगा। हुआ क्या कि नॉर्थ इंडिया में जो एयर पोल्यूशन बढ़ा है, इस दिल्ली वाले रेंज में जो एयर पोल्यूशन बढ़ा है, हुआ क्या कि अब इस नदी को मिटाते हैं। यह मान लो नॉर्थ इंडिया का रेंज है, ठीक। यहां एयर पोल्यूशन बढ़ा है। अब इस एयर पोल्यूशन के बढ़ने से यहां समझ लो ये वायु है, एयर पोल्यूशन, ठीक। और इस प्रदूषित वायु में छोटे छोटे कार्बन के कण होते हैं, ठीक।
छोटे छोटे क्या होते हैं? कार्बन के कण होते हैं, जिसे हम या तो साइंस की भाषा में ब्लैक कार्बन बोलते हैं, या इसे हम सूट भी बोलते हैं, या कालिख भी बोलते हैं। ठीक, यह बहुत छोटा होता है। तो हवा प्रदूषण में ब्लैक कार्बन आ गए तो यह उड़ उड़ करके ऊपर जाएगा ना। तो जैसे जैसे ये धुआं ऊपर जाएगा, प्रदूषित वायु या ठंडी हो रही है, तो जब प्रदूषित वायु ठंडी होगी तो इसमें छोटा छोटा जो ये ब्लैक कार्बन है ये भी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये सब ठंडा हो गया, समझना। यानी ब्लैक कार्बन जब ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, और भारी होगा तो गिर करके इन्हीं पर चिपक जाएगा, यानी इस पर चिपकने लगा। अर्थात हमारी गाड़ियों से निकला धुआं कहां पहुंच गया? हमारे ग्लेशियर पर चिपक गया। समझ गए? अब क्या होगा? मिटा दे रहा हूं। तो हुआ क्या? हमारे ग्लेशियर पर चिपक गया। एक टर्म आता है एल्बिडो। ठीक, अब कहोगे कि साधारण में ग्लेशियर क्यों नहीं पिघलते हैं? तो होता क्या है कि ये जैसे मान लो हमारा ग्लेशियर है, यह बना है बर्फ का। ठीक, और इसकी विशेषता यह होती है कि इसका एल्बिडो बहुत अधिक होता है। मतलब जितनी सोलर रेज आएगी, ठीक, जितनी लाइट आएगी उतनी लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। अर्थात प्रकाश जितना आता है आइस से उतना टकरा करके वापस लौट जाता है। इसका मतलब साफ साफ यह है कि बर्फ पर प्रकाश रुकता ही नहीं है। और जब बर्फ पर आया गया, किसी ने 100 रुपया ले दे के आपसे 100 रुपया ले लिया, सुबह सुबह कोई आया, कहा भाई हम तुम पर बहुत खुश हैं, 1 करोड़ रुपए ले लो, ले लिया। आप सोचोगे बहुत धनी हो गए। 2 मिनट बाद कहा दे दो, आपके पास क्या बना? जीरो, नील बटा सन्नाटा। तो वही हाल है इस बर्फ का। सोलर लाइट आती तो खूब है, तुरंत चली जाती है, तो नील बटा सन्नाटा। नहीं यहां लाइट है, जब नहीं लाइट है तो यहां हीट नहीं है, जब हीट नहीं है तो पिघलेगा नहीं। ऐसे ही ग्लेशियर चल रहे हैं, क्योंकि बल्ब का एल्बिडो अधिक होता है। या यूपीएससी के सवाल पूछते हैं, और यह सवाल आने वाला है, करंट है, इसलिए छठी के एनसीईआरटी को ही मैं अपडेट कर दे रहा हूं। और जो पहली बार जुड़े हैं वो जान लें, इसी तरीके से हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, छठवीं के एनसीईआरटी को आज के दौर में ला देते हैं। तो हुआ क्या? लेकिन कहानी क्या हुई? तो मान लो पहले की तरह रहता, लाइट आता जाता है, लेकिन प्रदूषण से क्या पहुंच गया? ब्लैक कार्बन। कहां पहुंच गया? समझ गए? इस ब्लैक कार्बन की जो विशेषता ये होती है, इस ब्लैक कार्बन की विशेषता ये होती है, ठीक, इस ब्लैक कार्बन की विशेषता ये होती है कि यह जो हीट आती है, ठीक, यह जो हीट आती है, इस हीट को यह अवशोषित करता है। हीट को यह क्या करता है? अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। हीट को यह क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। यह क्या करेगा इस हीट को? यानी यहां अगर ब्लैक कार्बन है तो जो भी प्रकाश आएगा, नॉर्मल तौर पर क्या होता था? रिफ्लेक्ट हो जाता था। बर्फ क्या करता था? प्रकाश आया, रिफ्लेक्ट किया, आया, रिफ्लेक्ट किया, प्रकाश रुकेगा नहीं, हीट नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। लेकिन ब्लैक कार्बन ने क्या किया? प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब यहां पर प्रकाश इकट्ठा होने लगा है तो एब्जॉर्ब करेगा, तो इस एरिया की जो टोटल हीट होगी वह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब इस एरिया की हीट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यह ग्लेशियर क्या होंगे? पिघलने लगेंगे। ठीक, नदियों में बाढ़ आएगी। यह प्रक्रिया रोका नहीं गया। क्लियर हो गया? यह प्रक्रिया रोका नहीं गया तो एक दिन हमारे पास न ग्लेशियर रहेंगे न गंगा मैया रहेंगी। और जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो हम रह के भी क्या करेंगे? बात छोड़ दो। तो सरकार ने कहा अब इसको बचाएं कैसे? तो सरकार ने इसके लिए अभी शुरू किया ऑपरेशन उजाला। इसके तहत कई काम किए जा रहे हैं। तो कैसे होगा? इस ग्लेशियर को रोकना होगा। आप लोग सरकार हो तो क्या करोगे? तो पहला काम तो ये कहोगे कि जो इस क्षेत्र में, जैसे मान लो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में, बगल में पंजाब में, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बहुत होती हैं, और इस पराली जलाने से ब्लैक कार्बन बहुत निकलता है। तो आप क्या कहोगे कि भाई इधर पराली जलाना रोका जाए। तो सरकार ने इधर पराली जलाने पर रोक लगाई। पराली जलाने पर रोक। कृषि बिल में यह भी है, इसीलिए किसान भी नाराज है। दूसरी चीज, शहरों में सरकार क्या कहेगी? कहेगी भाई ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां सीएनजी की चले। तीसरी बात, ठीक, इन जो पहाड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक,
ये लोग अपने ईंधन के लिए लकड़ियों पर निर्भर होते हैं। तो इनको सोलर लैंप दिए जा रहे हैं, चार्ज कीजिए, इसी से लाइट का काम चलाइए। इनको गैस सिलेंडर के दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का यहाँ विस्तार किया गया है, गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, फ्री में दिए जा रहे हैं। साथ साथ कहा गया कि इस हिमालयन बेल्ट को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया और कहा गया कि इस पूरे एरिया में कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं लगेंगे जिससे कार्बन का उत्सर्जन हो। भविष्य की योजना ये आई है जो सस्टेनेबल हिमालयन की बात चल रही है, सतत हिमालयन की बात चल रही है, उसमें कहा गया है कि यहां से एक बड़ा कारण है, गर्मियों में टूरिस्ट लोग जाते हैं और टूरिस्ट लोग यहां से गाड़ियां ले जाते हैं, जाम लगा देते हैं। तो एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, बहुत जल्दी सरकार इसको लागू करनी है, ये बहुत वर्किंग प्रोसेस में है कि टूरिस्ट यहां जाएंगे, अपनी गाड़ियां लेकर के नहीं जाएंगे। मतलब हरिद्वार तक अपनी गाड़ी से चल गए, यहां से इस पहाड़ी एरिया में के लिए सरकार की तरफ से या टूरिज्म कंपनियों की तरफ से या तो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे या सीएनजी से चलने वाले वाहन होंगे, सीएनजी व्हीकल होगी। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रिक वाहन होंगे या सीएनजी की व्हीकल्स होंगी। क्लियर हो गया बात भाई लोग? समझ गए? पराली क्या होता है पूछ रहा है कौन? किसान रंजन। देख भाई, पराली ये होता है कि गेहूं का पौधा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन से गेहूं की बालियां काट लेते हैं, पौधा तो खेत में रह जाता है, उसको जला देते हैं। और कोई भी वस्तु जितना कम जलती है उतना ज्यादा वाले कार्बन निकलता है। तो पराली में हरा तत्व क्या होता है, धान की भी फसल है, धान की फसल में धान की बालियां कंबाइन मशीन से काट लेंगे, पूरी फसल खेत में खड़ी है तो उसको क्या करेंगे, उसको जला देते हैं, उससे कार्बन ज्यादा निकलता है। ठीक, पराली से कार्बन इसलिए ज्यादा निकलता है कि कोई वस्तु जितनी गीली होगी, आप देखो कोई सूखी लकड़ी हो, ध्यान देना, आग लगाओ तो उससे धुआं निकलता है? नहीं निकलता, धुआं कम निकलता है, आंच निकलती, उष्मा निकलती, हाथ सेक लो। गीली लकड़ी हो जलाओ तो धुआं निकलता है, जितना वो धुआं ही ब्लैक कार्बन और कुछ नहीं, जितना धुआं निकलेगा वही काला कार्बन है। क्लियर हो गई बात? समझ गए? ठीक, आज की क्लास में धैर्य से बैठना है। ठीक, सीएनजी है कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक, जो सीएनजी से वाहन चलते हैं इससे प्रदूषण कम होता है। अभी छठी की क्लास में हो, आगे सब बताएंगे, अभी कहानी ही आएगी, सीएनजी क्या है, कैसे बनती है, एलपीजी क्या है, कैसे बनती है, 7वीं में ये सब कहानी आने वाली है, 7वीं 8वीं में। ठीक ना? तो सीएनजी इत्यादि। ठीक, क्लियर हो गया? अब आ जाओ, तैयार रही कहानी। ठीक, ग्लेशियर की, पानी की, वाटर साइकिल की। समझ गए भाई लोग? ठीक, समझ गए? बोलो बोलो, सो गया क्या? लक्षित श्रीवास्तव, नाइस क्लास। चल भाई आ जाओ, खत्म करेंगे छठी एनसीईआरटी में, बहुत जल्दी आज खत्म कर देंगे। ठीक, अब देखो अगली बात, तो यह कहानी पानी की रही। ठीक, अब एक पानी की कहानी में सरकार एक काम कर रही है। अब हम पढ़ रहे हैं पानी की कहानी, तो पानी की कहानी में हमने आपको समझाया वाटर क्या है, महासागरों से घिरा है, महासागरों के जल का सिंचाई में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते यह भी समझाया, महासागरों के जल का पीने के पानी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यह भी बात समझ गए। महासागरों के जल को सिंचाई में कौन देश इस्तेमाल कर रहा है, देखो छठी के एनसीईआरटी अपडेट कर रहे हैं, तो इजराइल कर रहा है, इजराइल भारत से मदद ले रहा है, क्या क्या ले रहा है, कच्छ के रनवे बन गया है। ठीक, पानी की जो भविष्य में समस्याएं आने वाली है क्या है, वो जल प्रदूषण नामक एक चैप्टर ही हम पढ़ेंगे आगे के क्लास में। अभी हाल में क्या है कि जो सबसे बड़ी समस्या गंगा नदी तंत्र पर है, तो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे, ये समझ गए। इसके अलावा आपको हमने समझाया वाटर साइकिल। ठीक, आपने क्या समझा, वाटर साइकिल। ठीक, हमने बात कर लिया वाटर साइकिल पर, समझाया जड़ों से कैसे पानी जाता है, पौधों से कैसे पानी जाता है, संग्रहण कैसे होता है, बादल कैसे बनते हैं, ये कहानी चलती रहती है, इसे कहते हैं वाटर साइकिल, इसे कहते हैं जल चक्र। साथ साथ ग्लेशियर का निर्माण कैसे होता है, आइस साइकिल कैसे होती है भी समझ लिया, और वही जो गंगोत्री ग्लेशियर की समस्या उसको समझ लिया। अब एक मुहिम छेड़ी जा रही है सरकार द्वारा, हल्का सा बात, कि वर्षा के जल का संग्रहण करें। तो कहां संग्रहण करें, तो कंक्रीट के जंगलों में। अरे भाई जो जंगल हैं वहां तो वर्षा का जल वैसे भी आएगा, जड़ में जाएगा,
मान लो सिंपल खेत है, पानी हो रहा है, खेत में जा रहा है, पौधे अपनी जड़ों द्वारा पानी को ले रहे हैं, खेती हो रही, लहरा रही है। लेकिन मनुष्य ने आधुनिक काल में कंक्रीट के जंगल बना दिए। दिल्ली महानगर में खड़े होकर के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? कंक्रीट का जंगल है। बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती है। मुंबई में क्या है? बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती है। पूरी दुनिया हरे भरे जंगलों से कंक्रीट के जंगलों की ओर दौड़ रही है, और इसे ही हम बहुत गौरवान्वित होकर कहते हैं विकास है, डेवलपमेंट है, घंटा विकास है। ये कोई विकास उकास नहीं है। आप बहुत बड़े फ्लैट में रह जाओ और सांस लेने के लिए हवा ना हो, पता चल जाएगा 20 मिनट बाद कौन सा विकास है। मान लो आपको दुनिया का सबसे अच्छा एकदम बुर्ज खलीफा में ऊपरी फ्लोर दे दिया जाए और कह दिया जाए 2 चीज ना मिलेगा, सांस लेने की हवा और पीने का पानी, 2 चीज नहीं मिलेगा। रह पाओगे? नहीं। यानी विकास सिर्फ ये नहीं है कि हम बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग बनाने, विकास ये है कि बिल्डिंग तो बनाएं, साथ साथ पीने का पानी भी स्वच्छ रखें, अपनी हवा भी स्वच्छ रखें, न तो वाटर पोल्यूशन करें न तो जल प्रदूषण करें। और विकास के इसी मॉडल को हम कहते हैं सतत विकास, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर हो गई बात ना? यही सतत विकास है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो एक प्रभाव चल रहा है कि भैया ये जो शहर हैं, जो कंक्रीट के जंगल हैं, बारिश का पानी बहुत बेकार हो जाता, बर्बाद हो जाता। और बर्बाद किस अंश में होता है? मान लो यहां पर खेत हो, ये वाटर साइकिल हमने समझा दिया था बोर्ड पर बना करके आपको। मान लो ये खेत है, ठीक, तो यहां वर्षा होगी तो यहां जमीन है तो पानी नीचे जाएगा और ग्राउंड वाटर से पानी पौधे लेंगे, वाष्पोत्सर्जन होगा, पुनः वर्षा होगी आएगा। तो यहां का मेंटेन है ग्राउंड वाटर। लेकिन सपोज दैट भाई साहब, जब आपने ये जो शहर है एक एक इन जमीन का बिल्डिंग बना लिया, ये गगनचुंबी एक एक फ्लैट हो गया, छोटा छोटा मुर्गी के दरबे जैसा, समझ में आ गई बात? सड़क बना ली, फर्श बना लिया, पार्क बना लिया, तो यहां जब इस छत पर पानी गिरेगा जाएगा कहां? इस यहां जो ये जो जमीन है, जमीन पर ही तो ये बनाया है, हवा में, इस जमीन में पानी मिल रहा है नहीं, तो जमीन के भीतर पानी रहेगा? नहीं रहेगा, बाहर चला जा रहा है। तो इसलिए कहा गया इन क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण किया जाए। तो कैसे किया जाएंगे? तो कहा गया कि एक काम करते हैं, ठीक, अगर इन क्षेत्रों में हम ऐसा करें कि ढेर सारे कॉलोनियां हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ऐसे ऐसे होती हैं, इसकी छत पर हम एक टैंक बना लें, वर्षा हो रही है, पानी इकट्ठा, पानी क्या कर लें? इकट्ठा कर लें। और जब पानी इकट्ठा कर लें, और यहां क्या हो गया? पानी इकट्ठा हो गया इस छत पर। और जब पानी इकट्ठा कर लें तो हम करें क्या? इस छत पर पानी इकट्ठा हो गया, छत है, ये बिल्डिंग है, तुम लोग अपना अपना फ्लोर बुक करा लो, ठीक, और यहीं से एक पाइप निकाल करके इसी घर के नीचे ऐसे ले जाएं और इसको जमीन के भीतर ले जाए। यानी यहां जो पानी आया है रिस रिस करके कहां चला जाएगा? जमीन के भीतर चला जाएगा। मतलब इस क्षेत्र का भी ग्राउंड वाटर क्या रहे? बरकरार रहे। जितने भी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो शहर बनाए जा रहे हैं, उन शहरों में अनिवार्य हो गया है ये व्यवस्था करना। आगे पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ाएंगे हम स्मार्ट सिटी मिशन उसन क्या होता है। इनमें ये व्यवस्था करना अनिवार्य है। घर ही नहीं बनाना है, वर्षा जल के संग्रहण की भी व्यवस्था करनी है। इसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संग्रहण, इसी को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक टॉपिक आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कुछ नहीं है, ठीक, इसी में है एक टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संग्रहण। तो यह 2 तरीकों से किया जाता है। तरीका क्या हो गया भाई? इसका तरीका नंबर 1 ये होता है, ठीक, कि जो घर बने हैं, शहर बने हैं, एक कंक्रीट के जंगल है, मैं इन्हें जंगल ही समझता हूं और कुछ है नहीं, ठीक, तो वर्षा हो रही है, पानी गिर रहा है, पानी इकट्ठा हो गया, यहीं से एक पाइप लगा लो और इस पाइप को नीचे लाओ, जमीन के भीतर ये ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ठीक। और दूसरी होती है जो चौड़े चौड़े आप लोग एक्सप्रेसवे बनवा रहे हो, ठीक, तो इस एक्सप्रेसवे के बगल में क्या करो? एक पाइप नाली बनाओ
और एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाओ कि जो इधर की तरफ झुका हो, तो बारिश होगी तो सड़क का पानी कहाँ चला जाएगा? इस नाली में चला जाएगा, और नाली से रिस रिस करके पोर्स बना दो, जमीन के भीतर चला जाएगा। यानी जो वर्षा जल संग्रहण है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, भारत में दो तरीकों से किया जा रहा है। छतों के ऊपर का पानी ग्राउंड वाटर में भेजना है, सड़कों के किनारे की नालियां बनाकर पानी को नीचे भेजना है। इसी को कहा गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, वर्षा जल का संग्रह। नारा है, लोगो है भारत सरकार का। जब स्मार्ट मिशन सिटी मिशन के तहत वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य किया गया तो नारा दिया गया, जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए, जाने मत दीजिए, जहां गिरे वहीं इकट्ठा कर लीजिए, बहुत कीमती है। तो अन्य जगह तो खेत में है तो किसान तो इकट्ठा कर रहा है, जंगल में है इकट्ठा हो रहा है, शहर में क्या है, बह करके नाले में चला जाता है। तो कहा गया कि छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण कीजिए, सड़क किनारे ऐसी पॉलिसी बनाइए तो सड़क के किनारे का पानी संग्रहित हो जाए। क्लियर हो गई बात भाई लोग? ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, गर्मी के लिए बहुत अच्छा एंगल ही का तुम लोग? हाँ कराएंगे कराएंगे, अपना अपना कर रहा, पॉलिटी भी करा दे। साइंस खत्म हो जाए, अभी तो छठी में है, अभी तो कम से कम 15-20 ऐसे साइंस 7वीं पढ़ाएंगे, 8वीं 9वीं 10वीं, फिर 11वीं 12वीं में इकोलॉजी इन्वायरमेंट। और साइंस की इस क्लास के बाद 15-20 दिन बाद हिंदुस्तान के किसी एग्जाम में विज्ञान का सवाल आएंगे तो ऐसे मुस्कुराओगे, अच्छा हम तो बहुत होशियार है, तो मूर्ख बना रहा है। समझ में आ गई ना बात? जैसे इसके पहले इकोनॉमी हमने पढ़ाई है, कोई समस्या नहीं होगी, एक भी सवाल नहीं छूटेगा एनसीईआरटी का, क्योंकि हम एनसीईआरटी अपडेट करके पढ़ा दे रहे हैं। पहले साइंस पढ़ा लो, जहां हो वहीं रहो, इसके बाद पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, सोशियोलॉजी भी पढ़ाएंगे, सब आएगा एनसीईआरटी सीरीज, टेंशन मत लो। लेकिन पता चला साइंस चल रहा है, दिमाग पॉलिटी में लगा है, तो ना साइंस समझे ना पॉलिटी समझे। समझ गए भाई लोग? तो आप स्वस्थ रहो। ठीक, आ जाओ। तो ये रही कहानी पानी की। अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे वायु। आज चैप्टर आगे 15, 2 बचा है, 16वां वाला वाट मैनेजमेंट है। ठीक, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका वायु बहुत छोटा सा है। यानी आज हमने क्या सीखा? विद्युत क्या है सीख लिए, परिपथ क्या है सीख लिए, चुंबकों से खेल लिए, थोड़ा पानी पी भी लिए, ग्लेशियर भी बचा लिए, शहर के पानी का संग्रहण भी किए गए। अब चलो सांस ले लेते हैं। वायु मतलब क्या? छठी की एनसीईआरटी के बच्चों से परिचय क्यों कराया जाए? सांस ले ले भाई। ठीक, सिर्फ पीने का पानी ही चाहिए, सांस नहीं लोगे तुम लोग कि सांस रोक के बैठे हो? चलो ठीक, अब देखो हमारे चारों ओर वायु। ये भाई कहां चला गया है? कुछ इसको मैं गड़बड़ हो गया। ठीक, हमारे चारों ओर वायु, एयर, इसको मैं समझाता हूं। एयर, इस चैप्टर को ऐसे मैं समझाता हूं, हमारे चारों ओर वायु। ठीक ठीक, हमारे चारों ओर वायु। चलो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, समझना। इस चैप्टर को बिना लिखे ऐसे समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। वायु है वातावरण में, तो वायु क्या है? क्या क्या रहे तो वायु होगी। ठीक, क्या क्या रहे तो वायु होगी। या सिंपल सी बात करें कि हमारे चारों तरफ के वातावरण में है क्या, तो क्या है? वायु। अब देखना, तो इस वायु क्या है? तो यह गैसों का मिक्सचर है, गैसों का मिश्रण है। ठीक, ढेर सारी गैसें हैं, समझ में आ गई बात? प्लस जलवाष्प है। क्या है? जलवाष्प है। और प्लस धूल कण है। प्लस धूल कण है। ठीक, क्या है? गैसों का मिश्रण है, जलवाष्प है, और प्लस क्या है? धूल कण है। जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है? वायु।
गैसें भी हैं, जलवाष्प भी है, धूलकण भी हैं। कल ही समझाए थे कि अगर डस्ट पार्टिकल नहीं होगा तो क्या होगा। अगर डस्ट पार्टिकल नहीं होगा तो क्या होगा, चारों तरफ क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। कल स्कैटरिंग की घटना बताए थे ना, चारों तरफ क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो धूलकण भी देना होना जरूरी है। यह धूलकण क्या देते हैं, विजिबिलिटी को देते हैं, दृश्यता को देते हैं, क्योंकि इन्हीं धूलकणों की उपस्थिति में क्या होता है, हमें स्कैटरिंग की प्रक्रिया होती है। कल वाली बातें जुड़ रही है ना, इन्हीं धूलकणों की उपस्थिति में स्कैटरिंग की प्रक्रिया होती है, प्रकीर्णन होता है, हमें दिखता है। यानी सीधे कह दे तो इनका तीनों का अर्थात बात यह निकली, अगर छोटे छोटे में कहें कि बात यह निकल करके आई कि जो हमारे चारों तरफ की वायु है, ठीक, हमारे चारों तरफ की यह एयर है, यह तीन चीजों से मिलकर के बन गई। गैसेज, ठीक, वाटर वेपर, तीसरा क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल, ठीक, डस्ट पार्टिकल, तीन चीजों से मिल गए। यह गैसेज क्या करता है बेसिक तौर पर। अब देखो गैसेज में देखा जाए तो इसके द्वारा हम सांस लेते हैं, जीव जंतु, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना। सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। समझ में आ गई बात। वाटर वेपर क्या करता है, यह जल चक्र बनाता है, पीने का पानी देता है। डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, यह दृश्यता देते हैं, विजिबिलिटी देते हैं। यह क्या देते हैं, दृश्यता देते हैं, विजिबिलिटी देते हैं। मैं बेसिक से समझा रहा हूं। यानी डस्ट पार्टिकल होगा दिखेगा, वाटर वेपर होगा जल चक्र रहेगा, समझ गए, ग्लेशियर भी बनेंगे, वर्षा भी होगी। गैसों में ऑक्सीजन रहेगी तो हम आप सांस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो ठीक पौधे सांस लेंगे। साथ साथ इन गैसों में एक जो गैस होती है नाइट्रोजन, वातावरण में सर्वाधिक होती है। वातावरण में क्या होती है, सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन वातावरण में क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अब कहोगे 78 पॉइंट कुछ % होती है ये, ठीक। कहोगे यह करती क्या है, इतना ज्यादा क्यों होती है, इतना ज्यादा क्यों होती है। तो देखो कहा जाता है कि नाइट्रोजन हमारे चारों तरफ के वातावरण को स्टेबिलिटी देती है। कैसे देती है समझाता हूं, मिटा रहा हूं इसको, देख लेना भाई। कहानी नाइट्रोजन की, एयर में कहानी नाइट्रोजन की। देखो नाइट्रोजन समझाता हूं, एक गैस है, इसी एयर में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील है। अब मान लो ये ऑक्सीजन है और बहुत ज्वलनशील है। अगर ये ऑक्सीजन बहुत ज्वलनशील है, इसका मतलब का कहीं आग लगा रहे हो, माचिस जलाए, वह आग तभी जल रही है जब वहां ऑक्सीजन उपस्थित है। अगर ऑक्सीजन नहीं उपस्थित हो तो आग नहीं लगेगी। यानी माचिस की तीली जलाए, आग लगी, मतलब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बुझ खत्म हुआ, आग बुझी। अब ये बताओ जब वातावरण में चारों तरफ ऑक्सीजन फैला है तो माचिस की तीली जलाते हो तो बुझता क्यों, पूरा वातावरण जल जाना चाहिए। कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क हो, पूरे वातावरण में आग लग जानी चाहिए। समझ में आ गई बात ना। यानी वातावरण ही जल जाना चाहिए। जब चारों तरफ वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है, मान लो इस कमरे में ऑक्सीजन भर दो, ये कमरा है, हम खड़े, मान लो हमको मत खड़ा करना, ठीक ना। ऑक्सीजन भर दो और ऑक्सीजन भर के माचिस की तीली लगा के इस कमरे में फेंक दो, ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ऑक्सीजन जलेगा। तो सवाल उठता है, जब कमरे में ऑक्सीजन भर के ब्लास्ट कर दोगे तो वातावरण ब्लास्ट क्यों नहीं कर जाता है, या पृथ्वी आग का गोला क्यों नहीं बन गई। तो उसके लिए जिम्मेदार है यह नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जहां जलाता है वहीं नाइट्रोजन आग जलने से रोकता है, आग जलने से
रोकता है। यानी अगर सवाल है, स्टेट पीसीएस का सवाल है, वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है फिर भी वातावरण जला नहीं, क्यों नहीं जला भैया? सोचो, तो ये नाइट्रोजन है, ये कह रहा है हम जलाएंगे, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, प्रकृति ने कहा अच्छा हम पॉजिटिव बनाते हैं तो निगेटिव भी बनाते हैं, हम दुष्ट बनाते हैं तो सन्यासी भी बनाते हैं, हम सांप बनाते हैं तो नेवला भी बना। इस क्लास में नेवला भी एक आता था पढ़ने के लिए, सांप और नेवला दोनों। हाँ ठीक, समझ में आ गई बात? तो कहां गए सांप नेवले? तो देखो होता क्या है, तो प्रकृति ने ऑक्सीजन बनाया आग लगाने के लिए, तो नाइट्रोजन बता दिया आग बुझाने के लिए। चूंकि नाइट्रोजन उपस्थित है इसलिए वातावरण जलता नहीं है, पहली बात। तो नाइट्रोजन की क्या विशेषता हो गई? वातावरण को जलने नहीं देता है। फिर आगे की क्लासों में आएगा, 9वीं 10वीं में आएगा नाइट्रोजन के बारे में विस्तार से, ऑक्सीजन के बारे में विस्तार से, फिलहाल यहां इतना इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज, एक बात आप लोग कहते होंगे कि इस वातावरण में बहुत सारी गैसें हैं, किसी जगह गैसों को रख दो तो आपस में क्रिया कर लेती हैं। इस वातावरण में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नियान भी है, आर्गन भी है, तो ये सारी आपस में क्रिया करके स्वतंत्र रहना ही नहीं चाहिए इन्हें। मान लो वातावरण में बहुत दिनों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बना लेना चाहिए भाई। अरबों वर्षों का ये वातावरण है, करोड़ों वर्षों का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए, पानी कभी का बन जाना चाहिए। तो क्यों नहीं बना? ये सब आपस में वातावरण में ही रिएक्शन क्यों नहीं कर लेते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्रिया करने से रोकती है, क्रिया करने से रोकती है। अभी हम इस नाइट्रोजन का बहुत उपयोग है, लेकिन हम छठी एनसीईआरटी बता रहे हैं इसलिए बेसिक बता रहे हैं। इस नाइट्रोजन का बहुत उपयोग है। इसी नाइट्रोजन से सीड बैंक बनाए जाते हैं। इस नाइट्रोजन को टायरों में भरा जाता है। जो सीड बैंक, जो भी जहां भी हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, किसी बैलून में, किसी गुब्बारे में, गाड़ियों के टायर में, विस्फोटक गैस से थोड़ा सा नाइट्रोजन डाल दिया जाता है। समझ में आ गई बात ना? क्यों? क्योंकि मान लो गुब्बारे में हाइड्रोजन ज्यादा भरे, हीट भरी, ब्लास्ट कर जाएगा। गाड़ियों के टायर में हाइड्रोजन भरे, हीट भरी, ब्लास्ट कर जाएगा। तो गाड़ियों के टायर में जब हाइड्रोजन डालते हैं, थोड़ा नाइट्रोजन डाल देंगे। इवन ऑक्सीजन सिलेंडर है जो मरीज को देते हैं, कोरोना वाले मरीज को लगता था, तो उसमें भी प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है, थोड़ा सा नाइट्रोजन डाल देते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही ब्लास्ट कर सकता है, थोड़ी सी हीट बढ़े तो। समझ में आ गई बात? तो गाड़ियों के टायर में हाइड्रोजन भरते हैं तो नाइट्रोजन को मिलाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरते हैं तो नाइट्रोजन मिलाते हैं, क्योंकि यह अन्य क्रिया करने से रोकता है, इन गैसों को आपस में क्रिया करने से रोकता है, वातावरण को जलने से रोकता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह इस वातावरण की जो वर्तमान अवस्था है, इसके लिए जवाबदेह कौन है? तो नाइट्रोजन है। क्लियर हो गया ना? ठीक, क्लियर हो गया? एंजल क्लियर हो गया? यश उपाध्याय क्लियर हो गया? ठीक, मिलाद से क्लियर हो गया? तो यह रोकता है। तो यह रहा इस चैप्टर में एयर की कहानी। बात निकली ये गैसें हैं, ठीक, ये सब गैसें हैं। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन उसके बाद सेकेंड नंबर पर है, 78% समथिंग कुछ है, आपके पीडीएफ में होगा। ऑक्सीजन 20% समथिंग कुछ है। फिर आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियान है, हाइड्रोजन है, ढेर सारी गैसेज हैं ये वातावरण में, ठीक। जल वाष्प है, जल चक्र बनाता है, प्लस इन गैसों के अलावा क्या है? वाटर वेपर, प्लस क्या है? डस्ट पार्टिकल। कल से ही कर रहे हैं। तो यह डस्ट पार्टिकल क्या देता है? दृश्यता देता है। यह वाटर वेपर क्या देता है? जल चक्र को बनाता है। अब दो चुनौतियां हमारे सामने हैं, ठीक, दो चुनौतियां हमारे सामने हैं। समझ में आ गई बात? चुनौती नंबर 1, अगर वातावरण में इन गैसों का एक संतुलित प्रतिशत है कि नाइट्रोजन इतना होना चाहिए, संतुलित प्रतिशत है, नाइट्रोजन ये 78 ही होना चाहिए, ठीक, ऑक्सीजन इतना ही होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही होना चाहिए, 1% से भी कम, 0.04% के आसपास है, ठीक। अब देखो, अगर ये इन परसेंटेज के बीच इन गैसों में एक बैलेंस है, एक संतुलन है,
इन गैसों के बीच क्या है? एक बैलेंस है, संतुलन है। मान लो ये संतुलन टूट जाए, संतुलन टूटने का मतलब रेशियो टूट जाए, या 78 की जगह मान लो 80 हो जाए, या 20 की जगह 22 हो जाए, या 0.04 की जगह 1% हो जाए, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी इन गैसों का जो नेचुरल बैलेंस है वो टूटना नहीं चाहिए। इन गैसों का बैलेंस जो संतुलन है वो टूटना नहीं चाहिए। इन गैसों का संतुलन जब ब्रेक होता है, तो इन गैसों के संतुलन का ब्रेक होना ही क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। अर्थात प्रदूषण और कोई घटना नहीं है, गैसों का संतुलन टूट जाना है मतलब 0.04% है, 1% हो जाएगा, संतुलन टूट गया। नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, संतुलन टूट गया, या संतुलन टूट रहा है। इसीलिए हम कहते हैं पॉल्यूशन की घटना बढ़ रही है। जब एयर में होगा तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। नाइट्रोजन का संतुलन क्यों टूट रहा है? क्योंकि हम खेती में केमिकल नाइट्रोजनी उर्वरकों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। खूब छींटे जा रहे हैं यूरिया खाद, छींटे जा रहे हैं यूरिया खाद। यह यूरिया खाद ज्यों खेत में डालते हैं पिघल जाती है, वाष्प बन के उड़ जाती है। आप देखते होंगे यूरिया खाद ज्यों खेत में डालोगे पिघल जाती है, तो पिघलेगी तो द्रव में बदलती है और तुरंत वाष्प में बदल जाती है। द्रव में बदलती है तो पौधा जड़ों द्वारा ले लेता है, शेष हिस्सा हवा में उड़ जाता है, यानी वातावरण में नाइट्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। तो हमें अपने भविष्य को बचाने के लिए क्या करना होगा? हमें इनके संतुलन को बनाए रखना होगा, पॉल्यूशन नहीं करना होगा। और अगली क्लास में इसी को पढ़ेंगे आप, एयर पॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? अगली क्लास में आप इसे पढ़ेंगे। नेवला एंगल बदल गया। अच्छा, नेवला क्या लिख रहा है? क्या नेवला? अच्छा, मैंने पहली बार नेवले को पढ़ते देखा है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान बदल नहीं रहा है, मेरा देश बदल रहा है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान नहीं बदल रहा है। देखो यहां नेवला पढ़ रहा है। अब इससे ज्यादा अच्छा दिन क्या चाहिए? लोग कहते हैं नहीं, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का मार बढ़ रहा है। ठीक, अब बताओ यहाँ नेवला आके पढ़ रहा है। अब इससे ज्यादा अच्छा दिन क्या लोगे? जहां नेवला पढ़ने लगे, सांप पढ़ने लगे। तो चल भाई, नेवला अब यही रह गया था, नेवले को पढ़ाना। ठीक, चला जाओ, सांप को भी पकड़ के ला। क्लियर हो गया ना? ठीक, अब इससे अधिक अच्छा दिन। एक कौन अपना डेट बर्थ लिखता है भाई? ये डेट बर्थ कहाँ लिखता है? अरे शादी का मैरिज ब्यूरो थोड़ा है कि डेट बर्थ लिख लिख रोज एक कोई लड़का डेट बर्थ लिख के भेजता। भाई ये मैरिज ब्यूरो थोड़ा है कि तेरा हम डेट देख के ब्याह कराएंगे तेरा। ठीक, क्लियर हो गया? चलो भाई लोग, हाँ पढ़ाएंगे। चल ठीक, तो आ जाओ। अच्छा, ने चल कर लिया, चल भाई आ जाने बोला। तो हो गया पॉल्यूशन। अब ये तो कहानी रही, तो पॉल्यूशन वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे। यहां छठी में एयर वाले चैप्टर में इतनी ही बातें थी। ठीक ना? अब एक और बात चल रही है, हमें सस्टेनेबल, अब इस कार्बन को कम करना होगा। तो कैसे कम करोगे? यहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना होगा, भाई बढ़ रहा है तो कैसे, क्यों बढ़ रहा है? मान लो या कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहां बना रहे हैं? थर्मल पावर में, थर्मल पावर में। और हम ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विद्युत न हो तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। तो इस थर्मल पावर में हम क्या डालते हैं? कोयला डालते हैं, कोल डालते हैं। कोयला जलता है, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ब्लैक कार्बन छोड़ रहा है। अब देखो, यानी कोयला जला रहे हैं तो हमारी एयर में क्या निकल जा रहा है? हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस हो जा रहा है, बैलेंस बिगड़ जा रहा है, पॉल्यूशन हो जा रहा है। ठीक, अब दो रास्ते हमें खोजने होंगे। हम बैक नहीं चल सकते, बैलगाड़ी पर नहीं आ सकते। फिर अब तुम लोग कह दो कि इसका सबसे बढ़िया इलाज है घोड़े से चलने लगे, गधे पर चलने लगे। अफगानिस्तान में लोग गधे पर चलते हैं, अभी सोशल मीडिया में हो रहा था ना। ठीक, पाकिस्तान में एक व्यक्ति का ब्याह हुआ है तो उसे 20 गधे दहेज में मिले हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, तो हम उस दौर में नहीं चल सकते कि अब शादी में हो तो लोग कार लेते हैं, तो तुम लोग पता चला गधा दहेज में मिल रहा है। पढ़ लिख लो, नहीं तो नौबत आने वाली है गधे दहेज में मिलने की। ठीक,
संदेश में आ गया? क्लियर हो गया भाई लोग? ठीक, पता चले एग्जाम नहीं निकला तो ब्याह में गधे दहेज में मिलेंगे, ठीक ना? और गधे पर बैठने वाला बड़ा गधा होता है। तो आ जा इधर। तो हम गधे पर की यात्रा में नहीं चल सकते, बैलगाड़ी, हमें गाड़ी चलानी होगी। अगर गाड़ी चलानी होगी तो सांस भी लेना होगा, यानी रास्ता ऐसा खोजना होगा कि गाड़ी भी चले और कार्बन का उत्सर्जन न हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाए। तो कहा गया रोगी अपना खुद इलाज करे, हवा अपने आप को खुद शुद्ध रखने के लिए खुद एनर्जी बनाए। तो बात ये निकली कि हम क्यों नहीं हवा से ही विद्युत का उत्पादन करें, और उसे ही कह दिया गया विंड एनर्जी। उसे क्या क्या कहा गया? विंड एनर्जी। समझना बात को। तो इसी चैप्टर में जिक्र किया गया है विंड एनर्जी का, और मैं इसे इकोनॉमी में समझाया था, आज फिर समझाता हूं। देखो, कुछ नहीं, ये एक मशीन होती है टरबाइन। समझ में आ गई बात? टरबाइन वो मशीन होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें तब्दील करती है? विद्युत ऊर्जा में तब्दील करती है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें तब्दील करती है? विद्युत ऊर्जा में तब्दील करती है। अब हम जैसे मान लो पानी से बिजली कैसे बनाते हैं? ऊंचाई से बांध बना करके पानी गिरा रहे हैं, तो यहीं पर हम टरबाइन के फैन लगा देते हैं। तो पानी इन पत्तियों से गिरेगा, इन पत्तियों को तेजी से चलाएगा। तो ये फैन जब तेजी से चलेंगे तो कौन सी एनर्जी हो गई? मैकेनिकल एनर्जी हो गई। और जब मैकेनिकल एनर्जी होगी तो ये टरबाइन चलेगा, तो टरबाइन इसी मैकेनिकल एनर्जी को किस में तब्दील कर देगा? इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर देगा। ठीक, इसी को किस में तब्दील कर देगा? इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर देगा। अर्थात हमें क्या करना है? हमें इस पंखे को चला देना है, टरबाइन के इस पंखे को चला देना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल। अब ये जब पानी से चलाते हो तो यही जल विद्युत हो जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो जाती है। लेकिन इसी को पानी की जगह अगर हवा से चला दो तो यही विंड एनर्जी बन जाती है। तो हवा से कैसे चलाओगे भैया लोग? आ जाओ। हवा से इसे कैसे चलाओगे? ठीक, तो हवा से चलाने का इसका तरीका है कि यहां लगा देते हैं बड़े बड़े खंभे। सिनेमा में देखना होगा, शाहरुख खान इसके आगे पीछे बहुत नाचता है। ठीक, जिन्होंने सीधे, और ये है पंखे। शाहरुख खान के सिनेमा में पता नहीं क्यों रहता है, बहुत नाचता है इसके आगे पीछे। ठीक, इसे ये कह देंगे हम पवन चक्की। आपकी एनसीईआरटी में चित्र बना हुआ है, इसे हम क्या कह देंगे? पवन चक्की, विंड मिल कह देंगे। तेजी से हवा बहेगी, विंड आएगी या घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, टरबाइन इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देगा, विद्युत का उत्पादन हो जाएगा। और यह विद्युत किससे बन रही है? पवन से बन रही है, तिसे कह देंगे, ये एयर से बन रही, पवन से बन रही है, तिसे कह देंगे विंड एनर्जी या पवन द्वारा ऊर्जा। अब इसमें किया क्या गया? ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ऐसी जगह लगाना होगा जहां पर क्या बने? जहां पर हमेशा वायु चलती है। तो वायु हमेशा दो जगह चलती है। देखो, एक जगह तो समुद्र के तटों पर, जैसे समुद्र के तटों पर देखोगे स्थल समीर चलती है, वायु समीर चलती है। यह जो तट एरिया, मान लो ये लैंड है, यह धरातल है, तो यहां के तापमान और यहां पानी के तापमान में हमेशा अंतर होता है, हमेशा अंतर होता है। और जब ताप में अंतर होता है तो प्रेशर में अंतर होता है, दाब में अंतर होता है। यानी एक क्षेत्र प्रेशर अधिक, एक क्षेत्र में प्रेशर कम, और अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर वायु की गति हो जाती है। तो यहां कभी धरातल पर तापमान अधिक होगा दिन के समय, तो मान लो दिन के समय धरातल का तापमान अधिक हो गया, तो उसकी तुलना में इस पानी का तापमान कम हो गया। और जब धरातल का तापमान अधिक हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। जितना तापमान बढ़ता है उतना प्रेशर कम होता है, क्योंकि वायु गर्म होकर पिघलने लगती है। तो दिन के समय धरातल का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। इसकी तुलना में समुद्र का प्रेशर क्या है? अधिक है। तो दिन
दिन के समय समुद्र से धरातल की ओर क्या चलने लगेगी? वायु चलने लगेगी। यही कहानी रात में उल्टा हो जाएगी। रात में क्या होगा? ये तो दिन हो गया, रात में क्या होगा? रात में धरातल है, तुलना रूप से टेम्परेचर क्या हो गया? कम होगा। ठीक, प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर उल्टा होते हैं। इसकी तुलना में पानी का तापमान क्या होगा? ज्यादा है, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी रात में धरातल से समुद्र तटों में समुद्र की ओर पवन चलने लगता है। यानी दिन में समुद्र से इधर जा रहा है विंड, रात में इधर जा रहा है विंड। मतलब क्या है? विंड चलते जा रही है, हमको चलने से मतलब है। हमारी पवन चक्की ये नहीं कहेगी कि इधर से आ रही है तो हम ना डोलेंगे, इधर से आए विंड मिल चलेगी, हमें चलने से मतलब है। तो इस समुद्र तटीय क्षेत्रों में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा गया है कि 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करेंगे 2022 तक। कितने तक? 60 गीगावाट। तो कैसे करेंगे? तो बड़ा सा समुद्र तट है, तो यहां समुद्र तट के किनारे किनारे आईआईटी बॉम्बे से कहा गया कि बढ़िया बढ़िया विंड मिल बनाओ। क्या बनाओ? बढ़िया बढ़िया पवन चक्कियां बनाओ। डेनमार्क जाओ, उनके पास बहुत बढ़िया तकनीकी है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क ने विंड एनर्जी में बहुत प्रगति की है। तो आईआईटी भारत सर में और डेनमार्क में समझौता कराया गया। आईआईटी बॉम्बे को भेजा गया, डेनमार्क सीख के आ रहे हैं। ये लोग बढ़िया बढ़िया विंड मिल बना रहे हैं इन तटीय क्षेत्रों में, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। भारत में अगर वर्तमान में देखा जाए तो तमिलनाडु विंड एनर्जी प्रोडक्शन पर नंबर 1 पर है, और पूरी दुनिया में देखा जाए तो अमेरिका नंबर 1 पर है। ठीक, तो ये कहानी रही पवन की। ठीक ठीक। अच्छा, नागिन क्या करे? अच्छा, नागिन भी आ गई। जय हो जय हो जय हो। नहीं बचा था, नाग था। ठीक, अच्छा नागिन भी आ गई। नागिन स्वागत है। ठीक, चलो चलो, अभी यही बचा था। नेवला सांप आ गए थे। इच्छाधारी तो नहीं है नागिन? चल भाई, इच्छाधारी नागिन आ जा। चलो, अब आ गया। ये रही कहानी किसकी? वायु की। अब लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी का 10 मिनट और धर रखो, आज सब खत्म कर देंगे। ठीक, और वो है वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, तो आ जाओ भाई लोग, नाग नागिन नेवला सब आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। कुत्ता बिल्ली भी तो नहीं है। ये लास्ट चैप्टर है, कचरे का निपटान। ठीक, लास्ट चैप्टर है, क्या है? कचरे का निपटान। बहुत कचरा फैला रहे हैं हम लोग, तो कचरे को क्या करना है? निपटाना है। कचरे को क्या करना है? निपटाना है। तो 10 मिनट का लास्ट चैप्टर है, समझ ले भाई लोग। हाँ, नागिन पढ़ो, डसो मत, पढ़ के बाद डसना। ठीक, नागिन ने अपना शेड्यूल बना लिया। नागिन 12:30 से 2 पढ़ना और शाम को डसना। ठीक, चल नागिन आजा। कुत्ता उत्ता तो कोई नहीं है? कुत्ता गधा ये सब? चल भाई, चलो ठीक है, नाग नागिन ही पढ़ा ले, नेवला पढ़ा ले। ठीक है, आजा। तो चैप्टर है 16वां, लास्ट चैप्टर, एनसीईआरटी क्लास 6, कचरा संग्रहण एवं निपटान। कचरा बहुत हम लोग फैला रहे हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई में कहा यहां स्लाइड ही मिक्स हो गया है, कहीं लिखा होगा। ठीक, नहीं लिखा है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम प्लास्टिक पर बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? हम प्लास्टिक पर बैठे हुए हैं। और दुनिया के बारे में यूनाइटेड नेशन क्या कहता है? हम कचरे पर बैठे हुए। ठीक, समझ में आ गई बात? अब आ जाओ, इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूं। ठीक, तो कचरा ये कहां से आया भैया? ये कचरा आया कहां से? ठीक, हाँ, मिल गया सब पीडीएफ। अब कोई हल्ला किया तो मारूंगा मैं। ठीक, अच्छा सचिन सर ने तो रुला दिया, काहे रो रहा बे? ठीक,
अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हमारा नाम नहीं ले, तू आ ही नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप। जमाना भाई देख जो बाइडन का आ गया है, चल आजा ट्रंप, ठीक, तो दिखता नहीं है, चल भाई लोग। तो नेहा बोल रही है क्लास 7 में एडमिशन। हाँ, कल आप लोग क्लास 7 में एडमिशन ले लीजिए, आज मैं 6ठी का रिजल्ट आपको दे रहा हूं। तो चलो बहुत डर से आ जाओ, ठीक है। चल ट्रम्प देख, कचरा संग्रह कहां से आया कचरा, ठीक, ये कचरा कहां से आ गया? कचरा आया जिंदगी को आसान बनाने के दर्शन ने, ठीक। बस जो चाहिए उपयोग करते रहो, जो चाहिए उपयोग करते रहो, जो चाहिए उपयोग करते रहो। सब्जी लेने जाओ, मिर्चा भी एक पॉलीथीन में लो, धनिया भी एक पॉलीथीन में लो, छोटा छोटा पॉलीथीन में लो, 10 गो पॉलीथीन ले आकर के डाल दो। एक कचरे की मनोदशा होती है, कचरा उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं। और जान लो, जो जितना कचरा उत्पन्न करता है उतना ही बड़ा कचरा भी होता है, उसके दिमाग में उतना कचरा भरा भी होता है, वह खुद भी एक प्रकार का कचरा होता है। एक आप लोग आगे पढ़ोगे तो एक व्यक्ति है कीर्ति चौधरी, उन्होंने ऐसे लोगों के दिमाग पर एक कविता लिखी और उन्होंने लिखा कि फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो। एक ही लाइन, अगली लाइन ढेर सारी है, ना सुनाऊंगा, ठीक ना, दूसरे दिन सुनाऊंगा, अभी सुनो, लेट हो गया। उन्होंने लाइन लिखी कि फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रचना से, और मरे तो मर जाने दो। यही है कचरे की मानसिकता। हमारे समाज में हम एक ऐसे लोग के रूप में, हम ऐसे नागरिक बन चुके हैं कि जो फूल लगाते नहीं हैं, फूल को खिलाते नहीं हैं, बस फूल से प्यार करना, झरे तो झर जाने दो, इसका रस चूस लो, ये मरता है तो मर जाने दो। मतलब हमें क्या करना है, चाट प्लेट पकड़ खा लिए, बर्गर खाए, पॉलीथीन फेंक दिया, हर चीज पैकिंग में चाहिए, बस ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर लो। और अंततः इसी उपभोगवादी मानसिकता ने धरती को, इस हरी भरी इतनी प्यारे से ग्रह को कचरे के ग्रह में तब्दील कर दिया है। पूरे के पूरे यूनिवर्स और ब्रह्मांड में देखा जाए तो आगे कहा जाएगा कौन सा ग्रह कचरा ग्रह कहलाता है, तो धरती कचरा ग्रह कहलाती है, ठीक, समझ में आ गई बात। तो कचरे से जीवन तो नहीं चलता है, तो करना क्या होगा, ठीक, इस कचरे का संग्रह करना होगा और इसका निपटान करना होगा। और निपटान कैसे करोगे, तो निपटान का एक पुराना मॉडल है जिसे कहते हैं भराव क्षेत्र, लैंडफिल साइट, और मुझे लगता है सबसे गंदा मॉडल यही है, ठीक। इसे कहते हैं अपनी समस्या दूसरे को दे देना। जैसे मान लो आपने घर साफ किया, सारा घर साफ किया, सारे घर का कूड़ा एक जगह ले, तो इसमें करते क्या है कि शहर में क्या करते हैं, गड्ढे खोद लिए जाते हैं, किनारे पर गड्ढे खोद लिए जाते हैं, कचरा महानगर पालिका इकट्ठा करती है, ऐसे इकट्ठा कर लिया, ठीक, समझ में आ गई बात। फिर इसमें मिट्टी डाल दिया, फिर इसमें क्या कर दिया, मान लो इतना मिट्टी डाल दिया, पानी डाल, अब ये भरेगा, इस पर पौधा लगा दिया, पौधा लगा दिया, पार्क बना दिया, कुर्सी टेबल लगा दिया, यहीं 2 लोग बैठ के आपस में बतिया भी रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं। यानी जो लोग सोच रहे हैं कि हम पार्क में बैठे हैं, वस्तुतः वो कचरे पर बैठे हैं, ठीक। इसी को कहा जाता है लैंडफिल साइट, इसी को कहा जाता है लैंडफिल साइट। दिल्ली में तो कचरे का पहाड़ है, एक पहाड़ दिल्ली में भी बनाया है इधर, ठीक, इसी को कहा जाता है लैंडफिल साइट। इतना ही काम किया जाता है, शहर के किनारे गड्ढे खोदे जाते हैं, इन गड्ढों को भर पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, उस पर पार्क या खेल का मैदान बना दिया जाता है। बेचारे कुर्सी बैठ करके आइसक्रीम खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम तो पार्क में बैठे हैं, पता चला है इस लोग कचरे पर बैठे हैं, ठीक। अरे आ गया है, बहुत मारूंगा तुम लोग, ठीक, सब अभी अभी तो लोग डाल रहे हैं, ठीक। हाँ, समीर गौतम सर अज्ञे की रचना है, पता है रे, ठीक ना, अज्ञे नहीं है, ठीक, चल अज्ञे कीर्ति चौधरी जो भी हो, चल ठीक है, हाँ अज्ञे ही है, फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो। चल भाई लोग, चला जाओ। तो यह है लैंडफिल साइट। लेकिन क्या ये सही तरीका है, क्या ये सही तरीका है? नहीं है। गलत कैसे है?
दो तरीकों से गलत है। एक तो है सैद्धांतिक रूप से गलत है। कैसे? ठीक, कैसे ये गलत है? ये गलत कैसे है? आज मैं आप लोगों को स्क्रीन पर कम पढ़ाऊंगा, अपने ही समझा समझा पढ़ाता हूं। ठीक, ये गलत कैसे है? गलत ऐसे है भाई लोग कि मान लो इस क्षेत्र को आपने लैंडफिल साइट बना दिया, यहां कचरा है, समझना बात को, और यहां तो आपने खूबसूरत खूबसूरत पेड़ पौधे लगा दिए, ठीक, पार्क बना दिए, ब्रेंच बना दिए, लड़का लड़की बैठा दिए, सब कुछ कर दिए। ये तो आपके ऊपर की चमक है। ये ठीक वैसे ही है कि कोई व्यक्ति कैंसर का पेशेंट हो और उसे पार्लर में ले जाकर के खूब मेकअप वोकअप करा के सुंदर बना के खड़ा कर दो, तो क्या वो ठीक है? मान लो किसी व्यक्ति के भीतर गंदा खाना खिलाओ, किसी व्यक्ति को खाना खूब गंदा खिलाओ और क्रीम खूब बढ़िया लगाओ, जैसे नए जमाने के नवयुवक नहीं करते हैं, पपीता खाएंगे नहीं, पपीते वाला फेस वॉश लगाएंगे, खीरा खाएंगे नहीं, आंख पर खीरे का लेप लगाएंगे कि चेहरा ठीक हो। अरे खीरा खाने से ठीक होता है, बात समझ गया? ठीक वैसे ही ये गलत कॉन्सेप्ट, ये फूल को प्यार करने वाला कॉन्सेप्ट है, इतना प्यार करो कि झड़ जाए। ठीक, अज्ञे इसी मानसिकता पर टिप्पणी कर रहे हैं। यानी जिस बात को आज दुनिया जूझ रही है, एक कवि ने अपनी आंखों से 1960 में देख लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। 1960 में रवि कहां था? 1960 में था, लेकिन 1960 में बैठा हुआ एक कवि था, वो कहां था? वो 2020 की 2050 की दुनिया को देख रहा था। कि क्योंकि यह मानसिकता 1960 के बाद से ही शुरू हुई थी। 1950-60 के बाद से ही यह मानसिकता शुरू हुई थी कि जितना चाहो जी भर के जी लो, और जीने का मतलब, जो जीने का वास्तविक अर्थ है, यह होता है खुद की तलाश करना। इसलिए जीने की प्रक्रिया कभी ऊर्ध्वगामी नहीं होती, अधोगामी होती है, मतलब अपने भीतर की यात्रा होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति यही है, अपने भीतर की यात्रा। लेकिन 1950 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम कहो या न्यू इकोनॉमी मॉडल कहो, विज्ञापन आधारित अर्थव्यवस्था कहो, जो कहो, इसने अंदर की यात्रा को रोक करके बाहर की यात्रा शुरू कर दी। अच्छा, मतलब क्या है? किसी को प्रभावित करना है तो पढ़ना लिखना नहीं है, डीओ छिड़क लेना है। और डीओ लगा करके जाओगे, एड में क्या दिखाया जाता है? डीओ लगा कर जाते हैं तो 10-15 लोग लड़का लड़की पीछे पीछे भागते हैं। यह बाहर की यात्रा है। ये संस्कृति इस कचरे के लिए जिम्मेदार है। और इसकी शुरुआत हो गई थी 60 से, तो गे ने वहीं पकड़ लिया था। लेकिन नुकसान इसका क्या है? ठीक वही है कि खाना गंदा खिलाओ, क्रीम बढ़िया लगाओ। आपने यहां पार्क वार्क तो बना दिया, लेकिन बारिश होगी ना, बूंदे आएंगी, और जब बारिश की बूंदें आएंगी तो यह चीजें क्या होंगी? इसके भीतर जो घास फूस कचरा डाला है, प्लास्टिक कागज डाला है, यह सड़ेगा। और सड़ेगा तो रिस रिस करके कहां आएगा? यहां आएगा। यहां क्या है? ग्राउंड वाटर है, और पानी में यह मिल जाएगा, और इस पूरे के पूरे एरिया का पानी क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। और मान लो कोई हैंडपंप यहां आकर के लगाया है, तो यहां पानी निकालेगा, पिएगा, मरेगा, बीमार होगा, मरेगा। यानी ये समाधान ठीक अस्थाई समाधान नहीं है। तो चलो कुछ दिनों तक, अब कहोगे तो सरकार इसे कर क्यों रही थी? सरकार इसे कर इसलिए रही थी कि हमारे कचरे उत्पन्न कर 1990 तक 90-92 तक हमारे कचरे उत्पन्न करने की पर व्यक्ति कैपेसिटी बहुत कम थी। जैसे ई कॉमर्स जब से आया, प्लास्टिक कचरा बहुत बढ़ गया है। आज हर व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कचरा बहुत बढ़ गया है। ई कॉमर्स में क्या होता है? एगो पर्स खरीदोगे इतना बड़ा, आप लोग फ्लिपकार्ट से इतना बड़ा पर्स खरीदो, कोई 4 गो पॉलीथीन लपेट करके भेजता है। पहले एक लेयर लगाएगा, फिर दूसरी लेयर लगाएगा, जैसे एटम बम भेज रहा है, पर्स नहीं भेज रहा। और आप हर लेयर खोलते हो तो कहता है बहुत बढ़िया, इसको भी कैंची से काटो, इसको भी कैंची से काटो। वो कुछ नहीं, आपकी मानसिकता से खेल करके कचरा उत्पन्न कर रहा है। तो 90-92 तक ये बात ठीक थी, तो बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं होता था। लेकिन अब बढ़ गया तो कहा गया मॉडल नहीं चलेगा। तो कहा गया तो क्या मॉडल चलेगा? तो कहा गया कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था में इस कचरे को जगह देनी होगी। अपनी अर्थव्यवस्था में क्या देनी होगी? इस कचरे को जगह देनी होगी। तो मतलब कचरा अर्थव्यवस्था बनाओगे? नहीं। अगर अर्थव्यवस्था में कचरे को जगह देनी होगी, जिसका मतलब क्या? कचरा अर्थव्यवस्था बनाओगे? तो नहीं। तो क्या करोगे? कचरे पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कचरा अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देना, सब गुड़ गोबर कर देना नहीं। कचरे पर भी आधारित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। यानी जो कचरा बेकार है, पोल्यूशन कर रहा है, कैंसर फैला रहा है, पैसा कमाएंगे इससे। और इसी को एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया।
ठीक, जिस पर आज पूरी दुनिया काम कर रही है, और उसे ही कह दिया गया, ठीक, या कॉन्सेप्ट कहा गया, इसे ही कहा गया वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट। वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट, कचरे से, बस 5 मिनट की क्लास और है, 5 मिनट की क्लास और है, कचरे से धन, वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से धन। क्लियर हो गई बात? यानी कचरे से क्या प्राप्त करना है? धन प्राप्त करना है, इसको अपने इकोनॉमी में जगह देना है, रोजगार सृजन कर देना है, कचरा समाप्त। तो कहा गया कचरे से धन कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहा गया 3R, मोदी जी बहुत RR कहते हैं, 3R के पर काम करेंगे। 3R मतलब, एक R में कहा गया रिकलेक्ट, कचरे को इकट्ठा करना है, रिसाइकिल, पुनर्चक्रित करना है, रीयूज, रीयूज करना है, ठीक, इसका पुनः उपयोग करना है। तो कैसे करना है भाई? यानी कचरे से धन का जो कॉन्सेप्ट है वह किस पर खड़ा है? रिकलेक्ट, रिसाइकिल, रीयूज। समझ में आ रही बात ना? रिकलेक्ट, रिसाइकिल, रीयूज। तो यानी सबसे पहले काम करना है रिकलेक्ट। तो कहां कलेक्ट करना है? जहां उत्पन्न हो रहा है। कौन उत्पन्न कर रहा है? हम आप उत्पन्न कर रहे हैं। तो कहा गया स्वच्छ भारत मिशन शुरू करते हैं। यानी जब कचरा निपट जाएगा तो क्या करेंगे हम? ये कॉन्सेप्ट है स्वच्छ भारत। तो कहा गया स्वच्छ भारत मिशन शुरू करते हैं। तो रिकलेक्ट के लिए ये 3R याद रखना, कचरे से धन की अवधारणा याद रखना, तो 3R याद रखना। तो क्या कहा गया कि हम 3 गो डस्टबिन लगा देंगे घर के सामने। एक लगा देंगे, डस्टबिन का रंग बनाता हूं, ये हरा है ना, ठीक, एक लगा देंगे हरा डस्टबिन, ये डस्टबिन है, एक लगा देंगे हरा डस्टबिन, ठीक, ये हरा वाला डस्टबिन है। दूसरा कहा गया एक लगा देंगे नीला डस्टबिन, ठीक, और तीसरा कहा गया एक लगा देंगे लाल डस्टबिन। ये सारे के सारे क्या है? डस्टबिन है, ठीक, ये है डस्टबिन। समझ में आ गई बात? 3 प्रकार का डस्टबिन लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब कहा गया कि जो गीला कचरा है, गीला कचरा मतलब क्या? जो अपघटित हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, सब्जी का छिलका है, खाना बचा है, रोटी बचा है, ब्रेड है, पाव रोटी है, ठीक, यानी जो गीला कचरा है, कागज गीला कचरा है, गीला कचरा अर्थात जो भोजन इत्यादि का अवशेष है, उसे हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो सबके घर का थोड़ा 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 गीला कचरा एक डस्टबिन में पहुंचा, कई ट्रक पहुंच जाएगा। ये कहां? फैक्ट्रियों में पहुंचेगा ना, कई ट्रक। अब जब इसको क्या करेंगे? इसको हम, यानी जब हम गीले कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक, या जो गीला कचरा, या ठीक, इसमें क्या है? गीला कचरा, फूड, इसको इकट्ठा कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे? यानी R वाला रिकलेक्ट हो गया ना, सबके घर घर से ले आके कहां कर गए? डस्टबिन में। शहर में ढेर सारे डस्टबिन होंगे, तो MCD अपनी अपनी हर डस्टबिन का क्या कर लेगा? ट्रक में लाद लेगा, शहर के किनारे लाएगा। तो यह क्या हो गया? रिकलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? गीला कचरा ला दिए। अब जब शहर के बाहर शहर का समस्त गीला कचरा आ जाएगा, तो इसका क्या करेंगे? इसको यहां इस गीला कचरा के प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाएंगे। प्रोसेसिंग प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाएंगे, ठीक, प्रोसेसिंग प्लांट। अब इस प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाएंगे और यह क्या होगा? इन्हें सड़ा करके क्या बना देगा? फर्टिलाइजर। जगह नहीं मिले, खाद बना देगा, इसे कह दो खाद बना देगा, ठीक। और इस खाद को हम क्या करेंगे? बेच देंगे। बेच देंगे किससे? किसान से।
सस्ती खाद होगी, साथ साथ केमिकल भी नहीं होगा। अब देखो, था कचरा, तो एक तो बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आया। दूसरी चीज, यह जो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट बना रहे हैं, इनमें कुछ लोग भी काम करेंगे तो रोजगार आया। यानी विकास के दो मानक जो हैं, इस गीले कचरे ने जो शहर के किनारे सड़ता तो बीमारी फैलाता, इसने पैसा भी कमाया, रोजगार भी दिलाया, तो यह कचरा धन में तब्दील हो गया। यही है कचरे से धन की यात्रा, कचरे पर आधारित अर्थव्यवस्था। समझ में आ गई बात? और यहां 3R का कॉन्सेप्ट देखो, पहले रिकलेक्ट किया, सब कचरा 1R हो गया, फिर क्या किया, प्रोसेसिंग प्लांट में रिसाइकिल कर रहे हैं, पुनः किसी वस्तु को बना रहे हैं। समझ में आ गई बात ना? तो दूसरा R हो गया रीयूज, जब हम खाद बना ले रहे हैं तो खाद का खेतों में पुनः क्या कर ले रहे हैं, रीयूज कर ले रहे हैं। क्लियर हो गया? तो यह हो गया। समझ गए ना? बस ऐसे ही सब में है, सब में कचरे से धन को प्रूफ करो। ठीक, अब नीले में क्या रखा गया, यहां रखा गया सूखा कचरा, इसमें कागज है, प्लास्टिक है, मान लो प्लास्टिक की पॉलीथीन है, चलो पॉलीथीन का एग्जाम्पल देते हैं। पॉलीथीन को इकट्ठा किया गया, ले आया गया, पिघलाया गया, मेल्ट किया गया, और अब क्या किया जा रहा, मेल्ट हो गया, इसको लिक्विड में बदल दिया, ड्रम में भर भर करके सड़क बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया गया। रोड कंस्ट्रक्शन, रोड निर्माण, इसे क्या किया जाता है, कोलतार में मिला करके सड़क बनाते हैं, वह सड़क बहुत मजबूत हो रही है, उसे ही कहते हैं प्लास्टिक रोड, भारत सरकार बना रही है। यानी अब समझना, यह पॉलीथीन जो सड़ती गलती कैंसर करती, यह अब क्या कर रही है, हमने इकट्ठा किया, पहला R, मेल्ट किया, रिसाइकिल किया, दूसरा R, सड़क निर्माण में रीयूज कर लिया, तीसरा R। क्लियर हो गया ना? यह है 3R। वैसे ही लाल वाले में हम क्या रख रहे हैं, लाल वाले में रख रहे हैं हम, ठीक, खतरनाक। ठीक, लाल वाले में हम क्या रहे हैं, खतरनाक, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, भारत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का कचरा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि एक तरह से पूरी दुनिया के हम इलेक्ट्रॉनिक हब बन गए हैं। यूरोप, अमेरिका और चीन ने तो हमको अपने इलेक्ट्रॉनिक कचरे का डंपिंग सेंटर बना दिया है। कैसे? यानी हम यूरोप, अमेरिका और चीन के लिए एक प्रकार से डंपिंग सेंटर है। चीन क्या करता है, जितना उसके पास कबाड़ा सबाड़ा चीज है, दिवाली आएगी तो फुलझड़ियां लड़ियां बना के 100-100 रुपये का बल्ब बना के भारत भेज देगा। भारतवासी दिवाली में बहुत खुश हैं। अगर देखो, कोई ऐसा घर नहीं है, बहुत कम होंगे जो लोग दीपक जलाते हैं। आजकल दौर दीपक का नहीं है। अगर आप दीपक जलाएंगे तो तेल है, मिट्टी है, वातावरण सुरक्षित। लेकिन जब आप दिवाली में 100 रुपया वाले चीन वाली लड़ियां घर के सामने टांग देते हो, तो एक रात में तो खत्म हो गया। आपको लगा क्या दिवाली है, लक्ष्मी मैया आएंगी, लक्ष्मी मैया नहीं आएंगी, लक्ष्मी मैया और गुस्सा होते हैं, देखो कल क्या करेगा। अब वो एक रात में खराब हो गया। हर घर से 2 किलो ऐसी लड़ियां निकलती हैं, ले जाकर के फेंक दिए। आपको लगता फेंक दिया, आपने अपना घर साफ किया है। लेकिन कचरे की समस्या का वास्तविक समाधान तब है जब पृथ्वी को अपना घर मानेंगे। तो एमसीडी वाला वो इकट्ठा करता है, किसी किनारे ले जाकर दे देता है, वह सड़ता है। और इलेक्ट्रॉनिक में विशेष करके मरकरी होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में पारा होता है, कॉपर होता है, ठीक, इसमें कोबाल्ट होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में मरकरी होता है, कॉपर होता है, कोबाल्ट होता है। यह सब चीजें, पानी गिरता है। आपने देखो, आपने दिवाली ही नहीं मनाई, कचरा इकट्ठा कर दिया, पानी गिरता है। अब यह इकट्ठा कर दिया, यह सड़ेगा, और सड़ेगा तो इसका मरकरी, कॉपर सब जाकर के जमीन के भीतर, यह जो ग्राउंड वाटर है उसमें ये इकट्ठा हो जाएगा। यानी जब आपने पानी पिया तो चीन वाला जो फुलझड़ी लड़ाया था, अपने लोगों को आपने मरकरी पिलाया, कोबाल्ट पिलाया। आप पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, 20-30 साल पहले कैंसर सुनाई नहीं देता था, अब आधा से ज्यादा लोग कैंसर से ही मरते हैं। हम कैंसरस होते जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इस खतरनाक कचरे के लिए कहा गया कि इकट्ठा करेंगे।
अब जैसे फोटोकॉपी मशीन तू लोग देखता है, जो फोटोकॉपी मशीन है ना, एक्चुअल कीमत इसकी 20 लाख है, लेकिन इंडिया में 2.5-3 लाख में मिलती है। जान तो क्यों मिलता है? क्योंकि यूरोप वाला क्या करता है, फोटोकॉपी मशीन बनाता है, यूरोप अमेरिका 1 साल चलाएगा, वहां किसी भी प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान को डंप पैसे नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो कंपनियां उसे खरीद लेती हैं, धो पोछ के बदल करके भारत बेच देती है। भारत में जितना फोटोकॉपी मशीन देखते हो सब सेकेंड हैंड है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डंप है ये यूरोप अमेरिका का। तो इसके लिए क्या कहा गया? कहा गया ना हम आगे की क्लास में बनाएंगे, ई कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, तो इसके लिए कहा गया ना भैया नहीं सुधरेंगे आप लोग, मनाइए दिवाली, चीन वाली फुलझड़ी जलाइए, अपना दीपक मत जलाइए, लेकिन इतना काम कीजिए, लाल वाले डस्टबिन में इसको ले आकर के जरूर डालिए। तो यह भी क्या हो गया, 3R। समझ में आ गई बात? प्लास्टिक से कुछ और बनाने ला है। ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक, समझ में आ गया सबको बात? तो यह है कचरे प्रबंधन की नव अवधारणा। हम सिर्फ आज कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, क्योंकि ये फैक्ट के रूप में बार बार अभी इसी को एक चैप्टर है, 11वीं में एक चैप्टर है कचरा प्रबंधन। हम 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी में जब इकोलॉजी वाली, जैसे साइंस पढ़ना है 6 से 10 तक, हम साइंस 6 से 10 तक एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे। 11वीं 12वीं में हम बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, किसी कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन 11वीं 12वीं में जो इकोलॉजी एनवायरमेंट वाला टॉपिक है उसको हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या किया जा रहा है, तो अब कैसे किया जाएगा, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। तो इसके लिए कई चीजें लाई गई हैं। ठीक, इसके लिए चीजें लाई गई हैं, और इसके लिए चीजें लाई गई हैं ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 लाया गया है। ठीक, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2000। अब देखो हमने यही दोनों में, ये दोनों यानी ठोस कचरे प्रबंधन के लिए अधिनियम बनाया गया है, नगर पंचायतों को, नगर पालिकाओं को क्या अधिकार दिया गया है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इसमें एफडीआई तक लाई गई है, विदेशी निवेश तक लाया गया है। यह बातें हम आगे पढ़ेंगे, समझ में आ गए? पढ़ेंगे ठोस कचरे में क्या किया जा रहा है, 12वीं में पढ़ेंगे। प्लास्टिक कचरे में क्या किया जा रहा है, कैसे प्लास्टिक कंपैक्ट बनेंगे, कैसे एफडीआई ला जा रही है। लेकिन बेसिक इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है, वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से को क्या बना देना है, अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना देना है, 3R। क्लियर हो गई बात भाई लोग? अब एक लाइन में एक बात और है। ठीक ठीक, अब एक लाइन और। अच्छा, भूतों का भूत भी आ गया, चल भाई भूत भी पढ़ने आ गया। मुझे तुम लोग मतलब क्या चाहते हो, बस 2 मिनट और। एक लोग पूछ रहे हैं क्लास बहुत लंबे, भाई 2 मिनट और। हर दिन मैं छोटी क्लास लेता हूं, एक दिन बस, आज 1 मिनट। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्लास्टिक कचरे की। ठीक, अब देखो इन सब में वही है प्लास्टिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम प्लास्टिक पर बैठे हुए हैं। जो हमने समझाया इसमें वेस्ट टू वेल्थ, कूड़े से धन की ओर, यही सब लिखा है, इसको नहीं बताएंगे। प्लास्टिक, तो आ जाओ थोड़ी बात करें प्लास्टिक की। प्लास्टिक करता क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करता है। प्लास्टिक हम मिट्टी में डाल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे टूटता जाएगा, पानी में सड़ता गलता तो नहीं है, लेकिन अपने भीतर से केमिकल निकालता है। मिट्टी में जो लाभदायक बैक्टीरिया है उस मिट्टी में मर जाते हैं, ह्यूमस बनने की प्रक्रियाएं कम हो जाती हैं, पत्तियों का सड़ना गलना अपघटन कम हो जाता है, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इसके जलने से डाइऑक्सिन और हाइड्रोजन साइनाइड, यूपीएससी में पूछा गया है, प्लास्टिक के जलने से कौन सी गैस निकलती है, आईएएस के एग्जाम में सवाल है, देखो 6ठी एनसीईआरटी। तो डाइऑक्सिन और हाइड्रोजन साइनाइड गैस निकलती है और सीधे सीधे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालती है। लंग्स कैंसर उत्पन्न करती है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। अल्जाइमर की बीमारी बहुत तेज बढ़ रही है। अल्जाइमर मतलब व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता है अपनी सारी यादाश्त खो देता है। 40 के बाद धीरे धीरे व्यक्ति बच्चे होने लगता है, यादाश्त खो देता है। तो उसका अल्जाइमर का कारण, ये बड़ा कारण है डाइऑक्सिन और हाइड्रोजन साइनाइड। पीने के पानी को प्रदूषित करता है। ठीक, यह पीने के पानी को प्रदूषित करता है। साथ साथ हम क्या डालते हैं,
प्लास्टिक डाल देते हैं नदी नालों में, नालों से नदी में जाएगा, नदी से टूटते टूटते समुद्र में जाएगा, समुद्र में किसी फसल पौधा से लगा हुआ है, बेचारे जंगली जानवर जंतु क्या समझता हो, चारे को खा रहा है, समुद्री गाय विलुप्त हो गई, यूपीएससी मुझसे सवाल पूछा समुद्री गाय से, चारे को खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। तो प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के समुद्र में पहुंच जाता है नदियों नालों के माध्यम से, समुद्र की भोजन श्रृंखला में शामिल हो जाता है। अगली पढ़ेंगे 12वीं एनसीईआरटी में, भोजन श्रृंखला में शामिल हो जाता है, समुद्री जंतु खाते हैं, बीमारियां होती हैं, वह मौजता है। ठीक, प्लास्टिक में मौजूद दो केमिकल होते हैं, एक तो पैथालेट्स होता है, दूसरा बिसोफेनॉल ए होता है। यह दोनों केमिकल पानी में मिलते हैं तो कैंसर उत्पन्न करते हैं। और प्लास्टिक से निपटने के लिए प्लास्टिक मैनेजमेंट एक्ट 2016 बनाया गया, अगली कक्षाओं में इसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज आपने 6ठी की एनसीईआरटी कंप्लीट की और आज आप सब बधाई के पात्र हो, साधुवाद के पात्र हो, शानदार आप लोगों ने पढ़ा। ठीक, कल से 7वीं की एनसीईआरटी। ठीक, तो कल 12:30 पाओगे। कल इतनी लंबी क्लास नहीं होगी, 1-1.25 घंटे की क्लास होगी। आज तो हमने 2 घंटे की क्लास ली, क्योंकि मैं सोच रहा था 6ठी खत्म कर दूं, कल से 7वीं। तो कभी कभी तुम लोग तो नाग नागिन सियार बिल्ली सब हो। ठीक, भूत भी आ गया है। अच्छा, भूत भी आ गया। चल भाई, भूत भाई नमस्कार। भूत भी आ गया, अब यही रह गया था। तो चल भाई, रोज लंबी क्लास नहीं होगी, कभी कभार थोड़ा मजे ले ली। अब भूत भूत आएंगे पढ़ने के लिए तो लंबा पढ़ाना पड़ेगा ना। भूत नेवला बिल्ली कुत्ता मैं ही बचा हुआ था पढ़ाने के लिए, तो चलो, तो भूत भूत आएंगे तो पढ़ाना पड़ेगा। कल 12:30, कल से एनसीईआरटी 7वीं एनसीईआरटी को भी रोज 2-2 चैप्टर पढ़ेंगे। बीच में किसी दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ देंगे, 3-4 चैप्टर हो जाएगा, जल्दी खत्म करके 8वीं आएंगे, फिर एक चैप्टर आराम आराम से पढ़ेंगे। तो कल 12:30 एनसीईआरटी 7वीं, स्वागत है आपका। तब तक आप लोग पीडीएफ जाइए, जितनी साइंस की क्लासें हुई हैं पूरी 6ठी एनसीईआरटी का एक ही दिन आपको पीडीएफ पड़ गया है, ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ती रहिए, ऐसे भूत प्रेत बनते रहिए। कल की कक्षा में पुनः आइए 12:30 बजे पर, कल मैं इंतजार करूंगा। 7वीं की एनसीईआरटी थोड़ी सी और गंभीर है और बड़ी है, ऐसे ही मस्ती में पढ़ेंगे। धन्यवाद। पीडीएफ ले लीजिएगा आप लोग, है पढ़ा हुआ, 10 मिनट बाद।